ग्रीन सोर्स जॉइंट आगे बढ़ता रहा। एक दिन के बाद इसने अंततः स्वर्गीय युआन संप्रदाय के क्षेत्र में कदम रखा। इस समय स्वर्गीय युआन संप्रदाय में कोई नहीं था, हालांकि आकाश में एक स्वर्गीय थंडर ईगल था। यह स्वर्गीय युआन संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर मोजियुन था। आखिरकार यह यहाँ है। मोजियुन हेवनली थंडर ईगल पर खड़ा था और उसने आत्महीन मुस्कान दिखाए। इससे पहले जब वह सोआरिंग स्काई मैंशन के साथ ग्रीन सेरेन लैंड में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए थे, तो उन्होंने कई परिणामों के बारे में सोचा था। उदाहरण के लिए, वह आकाशीय ब्लू स्टोन को सफलतापूर्वक ढूंढ सकता था या भारी हताहत हो सकता था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंत संप्रदाय का विनाश होगा। हालांकि स्वर्गीय युआन संप्रदाय के शिष्य पहले ही चले गए थे और एक सुरक्षित स्थान पर एकत्र हो गए थे, और मोजियुन ने पहले से ही संप्रदाय में सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं को रखा था। स्वर्गीय युआन संप्रदाय की नींव थी। अगर यह चला गया था तो वे कहाँ जाएंगे? गड़गड़ाहट। ग्रीन सोर्स जॉइंट का लक्ष्य वास्तव में स्वर्गीय युआन संप्रदाय था। ये तेजी से आगे बढ़ा और जमीन पर जमकर गिरा। पूरा पहाड़ जोर से हिल गया, जैसे कि वह गिरने वाला हो। आकाश में शिष्य केवल असहाय होकर देख सकते थे, वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सके। इस समय ग्रीन सोर्स जॉइंट ने पहले ही स्वर्गीय युआन संप्रदाय में कदम रख दिया था और अनगिनत घरों और दीवारों को नष्ट कर दिया था। अजीब बात है, क्या ये ग्रीन सोर्स जॉइंट कुछ ढूंढ रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं है? उद्धरण चिन्ह। कई लोगों के दिल में ऐसा अनुमान था। उन्होंने सोचा कि ग्रीन सोर्स जॉइंट बदला लेने के लिए यहाँ अवश्य होगा, क्योंकि उन्होंने ग्रीन सेरेन लैंड पर आक्रमण किया था। हालांकि सच्चाई इतनी सरल नहीं थी। हालांकि वे ओवरथिंकिंग कर रहे थे। ग्रीन सोर्स जॉइंट ने हेवनली युआन संप्रदाय के केंद्र में एक विशाल चौराहे पर कदम रखा और अचानक जोर से दहाड़ लगाए। ये दहाड़ युआन की 8 उजाड़ स्वर्ग हिलाने वाली तलवार से भी तेज थी। देखो, ग्रीन सोर्स जॉइंट के शरीर पर पत्थर हिल रहा है। सभी ने अपनी आंखें केंद्रित की और पाया कि वास्तव में ऐसा ही था। ग्रीन सोर्स जॉइंट 60 मीटर लंबा था। उसका एक एक पैर आंगन से भी बड़ा था। इस समय उसका पूरा शरीर कांप रहा था। क्या ये कांप रहा था? जब युआन ने यह देखा तो उसे भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा नहीं, हर कोई पीछे हटो। चिल्लाते ही युआन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। किनारे के सभी लोग चौंक गए। युआन ने जल्दी से पूछा, युआन, क्या चल रहा है? चलो, अगर हम धीमे होंगे तो हम मर जाएंगे। जैसे ही युआन ने बात की, उसके पैरों के नीचे उड़ता हुआ स्काई रॉक तेजी से हवा में उड़ गया। अन्य लोग संशय में थे, लेकिन खेद व्यक्त करने से बेहतर था कि सुरक्षित रहें। भले ही युआन का अंतर्ज्ञान गलत था, नुकसान पहले ही तय हो चुका था, है ना? तुरंत हर कोई आकाश में अपनी सवारी पर सवार हो गया। कुछ पलट कर उड़ गए। हालांकि जैसे ही वे स्वर्गीय युआन संप्रदाय के परिवेश से पीछे हटे, ग्रीन सोर्स जॉइंट फिर से दहाड़ने लगा। फिर अचानक उसके शरीर में विस्फोट हो गया। गड़गड़ाहट। ग्रीन सोर्स जॉइंट का शरीर अचानक फट गया, जिससे फूटती ज्वालामुखी की तरह अनगिनत चट्टानें निकल गईं। ये बड़ी चट्टानें बेहद तेज थीं और सभी दिशाओं में उड़ती थीं। सोआरिंग स्काई रॉक्स और स्काई थंडर ईगल्स में से कुछ समय में चकमा देने में असमर्थ रहे और सीधे तौर पर नष्ट हो गए। पलक झपकते ही 10 से अधिक सोआरिंग स्काई रॉक्स और स्काई थंडर ईगल्स जमीन पर गिर पड़े। अच्छा नहीं, युआन की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने एक विशाल चट्टान को उनकी ओर आते देखा। धिक्कार है, चलो एक साथ हमला करते हैं। ग्रैंड एल्डर युआन जल्दी से किनारे पर चले गए और अपने मोटे जिंदानसार को संघनित किया। वह सीधे विशाल चट्टान पर टूट पड़ा। उन्होंने यह बात दूसरों से नहीं, बल्कि युआन से कही, क्योंकि उपस्थित अन्य लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। युआन ने सीधे 8 उजाड़ स्वर्ग हिलाने वाली तलवार को संघनित किया और इसका उपयोग मध्य श्रेणी के अर्थीय मार्शल आर्ट स्काई स्प्लिटिंग स्लैश के प्रदर्शन के लिए किया। हवा में 2 शक्तिशाली वार टूट गए। युआन का स्लैश सीधे विशाल चट्टान में समा गया और इसकी गति थोड़ी कम हो गई। इस बीच युआन का हमला पूरी तरह से बेकार था। ये देखकर कि विशाल चट्टान सोआरिंग स्काई रॉक से टकराने वाली थी, अगर युआन और युआन चाहें तो वे पास के सोआरिंग स्काई रॉक पर कूद सकते थे। लेकिन दूसरों के बारे में क्या? वे सबको ढो नहीं सके। लानत है, युआन के दिमाग में एक विचार कौंध गया। वह उछल पड़ा और अचानक सोआरिंग स्काई रॉक पर हथेली से वार कर दिया। विशाल ताड़ के निशान ने सोआरिंग स्काई रॉक की पीठ पर प्रहार किया और सोआरिंग स्काई रॉक को जबरदस्ती नीचे गिरा दिया। यह विस्थापन बस इसे विशाल चट्टान के प्रक्षेप पथ से भागने की अनुमति देने के लिए हुआ। हालांकि युआन भी इस वजह से विशाल चट्टान की चपेट में आ गया था। धमाका। युआन क्रूर था। वह चट्टान से टकराया और लगभग बेहोश हो गया। उसके पूरे शरीर पर कई हड्डियां थीं जो टूट गई थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे भी विशाल चट्टान ने धक्का दे दिया और सैकड़ों हजारों मीटर हवा में उड़ गया। इस समय सोंग सुइजिंग ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत चिल्लाया, युआन। ग्रैंड एल्डर ने अपने दांत पीस लिए। विशाल चट्टान की गति कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सोआरिंग स्काई रॉक पकड़ सके। इसके अलावा हवा में अभी भी कई विशाल चट्टानें थीं। उन्हें चकमा देना पड़ा। भूमि। ग्रैंड एल्डर अपने पैरों पर सोआरिंग स्काई रॉक की ओर चिल्लाया। उन्होंने महसूस किया कि इस विशाल विस्फोट से जो विशाल चट्टानें निकली, वे हवा में बहुत शक्तिशाली और बहुत खतरनाक थीं। इसके विपरीत जमीन के पास रहना अधिक सुरक्षित था। वे जल्दी से नीचे उतरे और अच्छे भाग्य के साथ वे संकट से बचने में कामयाब रहे। आकाश में फूटती हजारों विशाल चट्टानों को देखकर सोंग सुइजिंग ने उस दिन विशाल लावा कछुए के बारे में सोचा। हालांकि अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था। मास्टर, युआन, वह सोंग सुइजिंग रोने वाला था। वह विशाल चट्टान पहले से ही उसकी प्रतिक्रिया करने की क्षमता से परे थी और विशाल चट्टान की चपेट में आने के बाद युआन के मरने की सबसे अधिक संभावना थी। चिंता मत करो, उस छोटे आदमी का जीवन कठिन है। वह निश्चित रूप से नहीं मरेगा। ग्रैंड एल्डर ने उसे बहुत दृढ़ स्वर में सांत्वना दी। हालांकि सोंग सुइजिंग ने यही कहा था, फिर भी वह आकाश की ओर देख रही थी। हालांकि युआन विशाल चट्टान पर नहीं मर सकता है, लेकिन हवा में 1000 मीटर से कूदने से निश्चित रूप से वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस समय युआन विशाल चट्टान के करीब चिपका हुआ था। वह पहले ही हवा में 1000 मीटर से अधिक ऊपर उठ चुका था। यह विशाल चट्टान बहुत तेज थी और उसके लिए बचना मुश्किल था। हालांकि अगर वह बच नहीं पाया तो विशाल चट्टान गिरने पर वह निश्चित रूप से कुचल कर मर जाएगा। मैं कूदने से पहले केवल इसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का इंतजार कर सकता हूं। युआन ने तुरंत एक उपचार गोली निकाली और उसे निगल लिया। उसने तुरंत अपने मन में इसके बारे में सोचा, कुछ ऐसी चीज की तलाश में जो उसे जीवित रहने या मार्शल आर्ट में मदद कर सके।
यह मिल गया। ये हुआन की आंखें चमक उठीं। उन्हें एक मध्य श्रेणी की मार्शल आर्ट मिली जो जिंदान सार को पंखों में संघनित कर सकती थी। हालांकि यह उसे उड़ने की अनुमति नहीं दे सकता था, लेकिन यह उसे उड़ने की अनुमति दे सकता था। बोल्डर अभी भी बढ़ रहा था और ये हुआन का मूड भयानक था। शुरू से ही वह जानता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह ज्वालामुखी फटने जैसा होगा, और एक चट्टान भी थी जो उनकी ओर टूट गई थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि यह शिला अत्यंत शक्तिशाली थी और संभवतः ये वही थी जो सबसे दूर तक फूटी थी। अंत में विशाल चट्टान 1500 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने के बाद ये गिरना शुरू हो गया। अब समय आ गया है। ये हुआन की आंखें चमक उठीं। अचानक वह पलट गया और चट्टान पर कूद गया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उस पर प्रहार किया। तुरंत उसकी पीठ से जिंदान सार पंखों की एक जोड़ी उगाए। फिर वह जिस दिशा से आया था उसी दिशा में उड़ गया। जब ये हुआन मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे की जगह गड़बड़ थी। हर जगह क्रेटर देखे जा सकते थे। हालांकि जिस चीज ने उन्हें सबसे अधिक चौंका दिया वह पत्थरों की विनाशकारी शक्ति नहीं थी। उसने देखा कि जमीन के पत्थर हिलने लगे, फिर वे अचानक टूट गए। फिर छोटे हरे दिग्गज एक एक करके पत्थरों से रेंगते हुए बाहर निकले। यह उस तरह का हुआन जानवर है। ये हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। जहां तक नजर जा सकती थी वहां पहले से ही सैकड़ों और हजारों छोटे हरे दिग्गज मौजूद थे। अरे नहीं, कई जिंग और अन्य। उसका दिल कांप उठा। वह जल्दी से उस दिशा में उड़ गया जिसका उसने अनुमान लगाया था। हालांकि जब वह जमीन से केवल 200 मीटर ऊपर था तो एक हरी आकृति अचानक बह गई। वह क्या है? उसने भेंगापन किया और महसूस किया कि यह ग्रीन स्पिरिट बर्ड था जिसने उस दिन दिव्य पत्थर चुरा लिया था। स्वर्ग का रास्ता था लेकिन आपने नहीं लिया। नरक का कोई दरवाजा नहीं था लेकिन आप अंदर घुस गए। ये हुआन क्रोधित था। यदि उस दिन ग्रीन स्पिरिट बर्ड नहीं होता तो ऐसी बात कैसे हो सकती थी? स्वर्ग शाखा की नींव नष्ट हो गई और दोनों संप्रदायों को अनगिनत हताहतों का सामना करना पड़ा। इस रंजिश का बदला तो लेना ही चाहिए। उस समय ये हुआन ने एक मध्य श्रेणी का पृथ्वी श्रेणी का धनुष और तीर निकाला। उसने हाथ उठाकर गोली मार दी। आत्मा को तोड़ने वाला तीर। आत्मा को चीरने वाला तीर हवा में छेद कर गया। हालांकि ग्रीन स्पिरिट बर्ड छोटा और फुर्तीला था, इसने सीधे तीर को चकमा दे दिया। फायर ड्रैगन एरो। ये हुआन ने एक और तीर चलाया। इसे फिर से चकमा दे दिया गया। उस समय ग्रीन स्पिरिट बर्ड पहले से ही ये हुआन के करीब था। उसने अपनी तेज चोंच खोली और एक चुभती हुई चीख निकाली। मैं उस दिन यहीं गिर गया था। मैं इसके लिए 2 बार कैसे गिर सकता हूँ? ग्रीन स्पिरिट बर्ड को देखने के बाद ये हुआन ने अपने कानों की सुरक्षा के लिए सहज रूप से अपने जिंदानसार का उपयोग किया। चीख ज्यादातर उसके जिंदानसार से अवरुद्ध थी। ये हुआन का शरीर बेहद मजबूत था, इसलिए उस पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। अगले ही पल ये हुआन ने एक कोर एसेंस तलवार को संघनित कर दिया। उसे अपनी ही दवा का स्वाद चखाओ। तीनों छिद्रों को विस्फोटित करें। 3 दबी हुई आवाजों के बाद विशाल तलवार अचानक कट गई। ग्रीन नेदर बर्ड ने इसे आसानी से चकमा दे दिया, लेकिन 8 उजाड़ स्वर्ग हिलाने वाली तलवार स्लैश का दूसरा प्रभाव पड़ा। सोनिक बूम, बज, डैन युआन ग्रेट स्वॉर्ड में तुरंत विस्फोट हो गया। विस्फोट बिंदु ग्रीन नेदर बर्ड से केवल कुछ मीटर की दूरी पर था। एक पल में बेहद मजबूत प्रभाव ने ग्रीन नेदर बर्ड के शरीर को हिलाकर रख दिया। उसी समय विस्फोट की गड़गड़ाहट की आवाज भी ग्रीन नेदर बर्ड के कानों में पड़ी। ग्रीन सेरेन बर्ड छोटा और बेहद तेज था। इसके पंजे चट्टानों को आसानी से भेद सकते थे। इसकी भी खास चहचहाहट थी। इससे निपटना बेहद कठिन हुआन जानवर था। दुर्भाग्य से ये सीधे जाल में फंस गया था और ये हुआन के लिए परेशानी पैदा करना चाहता था। 8 उजाड़ स्वर्ग हिलाने वाली तलवार के विस्फोट के बाद ग्रीन नेदर बर्ड की आंखें सफेद हो गईं और नीचे गिर गईं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये हुआन ने अपने शरीर को मोड़ लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ गया। दरार 8 वीरानी तलवार अचानक टूट गई। 8 उजाड़ हवा को मारने वाली संरचना स्काई ब्रेक। एक क्षैतिज बवंडर ग्रीन नेदर बर्ड के शरीर से आगे निकल गया और उसके शरीर में छेद कर दिया। उसका हृदय भी टुकड़े टुकड़े हो गया और वह तुरंत मर गया। ये हुआन उड़ गया और अपना हाथ ग्रीन नेदर बर्ड के शरीर पर रखा, फिर उसने तुरंत उसे खा लिया। डिंग, मेजबान ने हुआन जानवर की लाश को खा लिया है। इनाम 300 बिलियन डिवोर पॉइंट्स है। डिंग, मेजबान ने हुआन बीस्ट के इन कोर को खा लिया है। इनाम 2 डिवोर क्रिस्टल है। डिंग, मेजबान लेट मॉडल कोर क्षेत्र में घुस गया है। उसके मन में सूचना सुनने के बाद ये हुआन की आंखें भयंकर रोशनी से चमक उठीं। जब वह अर्ली मॉडल कोर क्षेत्र में था तो वह ग्रीन नेदर जॉइंट को मारने में सक्षम था। अब जब वह लेट मॉडल कोर क्षेत्र में था तो उसके लिए ग्रीन नेदर जॉइंट से निपटना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसे अभी भी पहले सोंग सुइजिंग और अन्य को खोजने की जरूरत थी। वह हवा में चक्कर लगा रहा था। उसके डैन युआन पंख फड़फड़ाए नहीं जा सकते थे, इसलिए वह केवल सरक सकता था। अभी स्वर्गीय युआन संप्रदाय के 2000 मीटर के भीतर हवा में कोई और पत्थर नहीं थे, लेकिन जमीन पर कई गड्ढे थे। अचानक एक विशाल शरीर ने ये हुआन की दृष्टि रेखा को अवरुद्ध कर दिया। उसने अपनी आंखें केंद्रित की और देखा कि यह एक स्वर्गीय थंडरहॉक था। ये हुआन, एक जानी पहचानी आवाज निकली। ये हुआन ने अपनी आंखें केंद्रित की और देखा कि यह जो युआन था। इतना ही नहीं, सोंग सुइजिंग और अन्य लोग भी यहाँ थे। ये हुआन ने राहत की सांस ली। बिना कुछ कहे उसने अपने डैन युआन पंख तोड़ दिए और हेवनली थंडरहॉक पर उतर गया। जब जो युआन ने देखा कि ये हुआन सुरक्षित और स्वस्थ है तो वह भी चौंक गया। अभी अभी उसने ये हुआन को अपनी आंखों से एक विशाल चट्टान से टकराते हुए देखा। उसने देखा कि ये हुआन एक चट्टान से टकरा गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये हुआन अभी भी गंभीर रूप से घायल था। उनकी कई हड्डियां टूट गई थीं, लेकिन वह अभी भी पकड़े हुए थे। ये हुआन के जमीन पर उतरने के ठीक बाद एक खूबसूरत आकृति तुरंत उसकी बाहों में आ गई। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। ये हुआन ने सोंग सुइजिंग की पीठ थपथपाए और सावधानीपूर्वक जांच की। सॉअरिंग स्काई रॉक को छोड़कर कोई भी घायल नहीं हुआ जिसे उसने अभी अभी थप्पड़ मारा था। मुझे पता था कि तुम सख्त हो, तुम नहीं मरोगे। ग्रैंड एल्डर जो युआन आगे बढ़े और कहा, बकवास करना बंद करो कि ग्रीन सोर्स जॉइंट दूसरे दौर के हमले शुरू कर सकता है। बेहतर होगा कि आप लोग इससे दूर रहें। ये सुनकर ये हुआन ने पलटकर देखा। उन्होंने देखा कि ग्रीन सोर्स जॉइंट वास्तव में ऊर्जा जमा कर रहा था और इससे हमलों का एक और दौर शुरू हो सकता है। मालिक, तुम्हारे बारे में क्या? जज सोंग ने चौंकते हुए पूछा। हम में से 2/3 लोग अभी अभी चट्टान से नीचे गिरे हैं। यहाँ बहुत सारे शिष्य हैं, मैं उन्हें यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। आप लोग 10,000 मीटर की दूरी तक पीछे हटें। ऐसा कहने के बाद जो युआन चट्टान से नीचे कूद गया। मूल रूप से 100 से अधिक उड़ने वाले माउंट थे, लेकिन अब केवल 30 बचे थे।
जमीन पर इतने सारे दिव्य कोर योद्धाओं के साथ भले ही जुओयान को मरना पड़ा, उसे उनकी रक्षा करनी पड़ी। येहुआन भी झिझक रहा था। ग्रीन सोर्स जॉइंट द्वारा सेलेस्टियल रॉक को निगलने के बाद ऐसा लगा जैसे इसमें किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ हो और इतने सारे छोटे हुआन जानवर अचानक प्रकट हो गए हों। ये वाकई भयावह था। वह नहीं जानता था कि वहाँ कोई स्वर्गीय कोर छोटे दिग्गज थे या नहीं, लेकिन वह सोंग सुईजिंग और अन्य लोगों के साथ नहीं जा सका। तुम लोग पहले जाओ, मैं नीचे जाऊंगा और मदद भी करूंगा। येहुआन ने घूमकर दूसरों की ओर देखा। मैं भी जाना चाहता हूँ, सोंग सुईजिंग ने जल्दबाजी में कहा। हम सोआरिंग स्काई मैंशन के भी शिष्य हैं, हम ऐसे ही नहीं जा सकते। जज सोंग ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। जियांग लियू भी वहां से गुजरे और पूछा, अगर सोरिंग स्काई रॉक उड़ गया तो आप कैसे जाएंगे? यह उड़ता हुआ स्काई रॉक बहुत धीमा है, दूसरों को बचाने के लिए हमें कम से कम हुआन जानवर बनने की जरूरत है। यदि हम बोल्डर से टकराते हैं तो ये केवल दबाव बढ़ाएगा। येहुआन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि यह वाक्य कठोर था, यह वास्तव में सत्य था। अभी सोआरिंग स्काई रॉक की पीठ पर कुल 7 लोग थे। येहुआन को छोड़कर सबसे मजबूत जियांग लियू था, जो लेट मॉडल कोर क्षेत्र में था। अगले सबसे मजबूत लोग सोंग सुईजिंग, जज सोंग, जियांग यू और 2 अन्य शिष्य थे जो हाल ही में मॉडल कोर क्षेत्र में पहुंचे थे। इन सभी लोगों के एक साथ इकट्ठा होने से वे अर्थ कोर योद्धा से भी लड़ सकते थे, लेकिन वहां बहुत सारे ग्रीन सोर्स दिग्गज थे और अगर वे सभी एक साथ नीचे चले गए तो इससे येहुआन और अन्य पर और अधिक दबाव बढ़ जाएगा। अध्याय का ठीक है, फिर सावधान रहो। जियांग लियू ने सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई आप, सोंग सुईजिंग ने जल्दी से जियांग लियू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। येहुआन ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, वे ग्रीन सोर्स दिग्गज उड़ नहीं सकते। मेरे पास पंख हैं, अगर मैं उन्हें हरा नहीं सकता तो भी मैं बच सकता हूँ। लेकिन सोंग सुईजिंग अभी भी चिंतित थे। नहीं, लेकिन यदि आप लोग यहाँ थोड़ी देर और रुकेंगे तो हमें वहां से निकलने में देर हो जाएगी। जल्दी करो और चले जाओ, मैं पहले नीचे जाऊंगा। येहुआन ने सोंग सुईजिंग का सिर हल्के से थपथपाया, फिर नीचे कूद गया। सोंग सुईजिंग ने बुरा महसूस करते हुए जाते समय अपनी पीठ की ओर देखा। अगर वह थोड़ी मजबूत होती तो शायद वह येहुआन के साथ होती। जब जियांग लियू ने येहुआन को नीचे कूदते देखा तो उसने तुरंत सोरिंग स्काई रॉक को भागने का आदेश दिया। जब तक वे विस्फोट की सीमा से बच जाते वे सुरक्षित रहेंगे। हालांकि नीचे बहुत खतरा था, फिर भी येहुआन अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना नीचे कूद गया। सबसे पहले वह अपने साथी शिष्यों को बचाना चाहता था और दूसरा वह उन ग्रीन सोर्स दिग्गजों का शिकार करना चाहता था। सैकड़ों और हजारों हुआन जानवरों को मारना एक बड़ी मात्रा में अनुभव बिंदु था। एक छोटे पृथ्वी कोर ग्रीन नेदरबर्ड ने उसे 2 डेवोर क्रिस्टल दिए थे। यदि वह उनमें से अधिक को मार सकता है तो वह पृथ्वी कोर क्षेत्र में घुसने में सक्षम हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी काया इतनी मजबूत थी कि वह हवा में 100 मीटर तक कूद सकते थे। भले ही वह उन्हें हरा नहीं सका, फिर भी वह बच सकता था। जब तक उसकी किस्मत बहुत बुरी नहीं थी तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अनुभव बताते हैं, मैं यहाँ आया हूँ। ये सोचकर येहुआन की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत नीचे गिर गया। हालांकि इस समय उन्होंने अचानक एक परिचित व्यक्ति को देखा। लिंजू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे भी नीचे गिरा दिया जाएगा। येहुआन ने अपनी आंखें केंद्रित की और देखा कि लिंजू घायल हो गया था और वह एक ग्रीन सोर्स जॉइंट से लड़ रही थी। वह तुरंत मुड़ा और लिंजू की ओर दौड़ा। जमीन पर लिंजू एक मिड रैंक अर्थ वेपन पकड़े हुए था और एक ग्रीन सोर्स जॉइंट से लड़ रहा था जो अभी अभी अर्थ कोर क्षेत्र में प्रवेश किया था। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि यह ऊर्जा की बर्बादी थी, क्योंकि लिंजू के हमले से उसके प्रतिद्वंद्वी को कोई नुकसान नहीं हो सका। इसकी रक्षा इतनी मजबूत क्यों है? लिंजू को अचानक शक्तिहीन महसूस हुआ। वह भी अभी अर्थ कोर क्षेत्र में पहुंची थी और उसके पास एक मिड रैंक अर्थ वेपन और एक मिड रैंक अर्थ मार्शल स्किल भी थी। हालांकि वह अभी भी स्टोन गोलेम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसकी रक्षा कितनी मजबूत थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वे देरी करते रहे और अन्य ग्रीन सोर्स दिग्गजों से घिरे रहे तो वे खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक इसी समय, क्या आपको मदद की जरूरत है? अचानक एक आवाज उसके कानों में घुसी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक आकृति आकाश से उतर रही है। येहुआन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके हाथ में देन युआन ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड सीधे ग्रीन सोर्स जॉइंट के सिर से टकरा गया। आप अभी भी छोटे हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो गईं और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और फिर से नीचे गिर गया। बड़ी तलवार ने छोटे हरे दानव के शरीर को काट दिया और फिर गड़गड़ाहट की आवाज आई और छोटे हरे दानव को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसे 2 हिस्सों में हिला दिया गया था। इस बार ग्रीन सोर्स जॉइंट की रक्षा पहले से भी अधिक ऊंची प्रतीत होती है। क्या यह आकाशीय चूना पत्थर का प्रभाव हो सकता है? येहुआन अपने दिल में बुदबुदाया। उसने सिर घुमाकर पूछा, ठीक हो? लिंजू स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि वह इस ग्रीन सोर्स जॉइंट के साथ भी कुछ नहीं कर सकी, लेकिन येहुआन ने इसे मारने के लिए केवल 2 चालों का इस्तेमाल किया। उनके बीच की खाई फिर से इतनी बड़ी क्यों थी? तुम यहाँ क्यों हो? लिंजू ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और सदमे में पूछा। क्या आप कुछ और दिलचस्प पूछ सकते हैं? येहुआन ने अपना सिर हिलाया। जब उसने लिंजू का बायां हाथ उसके बगल में लटका हुआ देखा तो उसने उसे एक शक्तिशाली उपचार गोली फेंकी और आगे कहा, मेरे पीछे आओ, इधर उधर मत भागो। उसने लाश को अपने पैरों के पास रख दिया और फिर एक निश्चित दिशा में भाग गया। लिंजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने गोली खा ली और उसका पीछा किया। विस्फोट के पहले दौर में दर्जनों सोआरिंग स्काई रॉक्स और स्काई थंडर ईगल्स पर हमला हुआ, जिसका मतलब था कि सैकड़ों लोग जमीन पर गिर गए। कुछ कदमों के बाद येहुआन स्वर्गीय युआन संप्रदाय के एक शिष्य से मिला। अभी वह एक ग्रीन सोर्स जॉइंट से लड़ रहा था। सौभाग्य से ये ग्रीन सोर्स जॉइंट छोटा था और अधिक से अधिक ये हाल ही में मॉडल कोर क्षेत्र में टूट गया था। यदि नहीं तो वह मर चुका होता। येहुआन के प्रकट होने के बाद उसने अपनी तलवार के झूले से ग्रीन सोर्स जॉइंट को आधा काट दिया। उसके बाद उसने तुरंत लाश को खा लिया और हुआन बीस्ट कोर को अपने खाने की जगह में फेंक दिया। चेला चौंक गया। वह मुड़ा और लिंजू को जंगल से बाहर आते देखा। वह तुरंत चिल्लाया, वरिष्ठ बहन, उसके पीछे आओ, पीछे मत गिरो। लिंजू ने येहुआन का पीछा करना शुरू करते हुए कहा। शिष्य ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत उसका पीछा किया। येहुआन की भावना, उसका पता लगाने की सीमा 1000 मीटर से अधिक हो गई थी और इससे उसे बहुत सुविधा हुई। सबसे पहले वह सीमा के भीतर ग्रीन सोर्स जायंट्स के आकार को समझ सकता था और दूसरा वह अपने लोगों को ढूंढ सकता था। यदि वह उन बड़े ग्रीन सोर्स दिग्गजों से मिलता तो येहुआन जानबूझकर उनसे बचता, क्योंकि वे ग्रीन सोर्स दिग्गज कम से कम लेटर कोर क्षेत्र में थे।
सौभाग्य से इस स्तर पर कई ग्रीन सोर्स दिग्गज नहीं थे, इसलिए ये हुआन हमेशा सफल रहे। जल्द ही उसने 10 लोगों का एक समूह इकट्ठा कर लिया था। बेशक रास्ते में उन्होंने ज्यादातर लाशें, सोअरिंग स्काई रॉक्स, स्काई थंडर ईगल्स और इंसानों को देखा। इतना ही नहीं, वे एक अन्य समूह में भी भाग गए और इस समूह के नेता स्वर्गीय युआन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर यी तियानलांग थे। जू ए, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। जब यी तियानलांग ने लिनजू को देखा तो उसने राहत की सांस ली। ग्रैंड एल्डर मास्टर कहाँ हैं? लिनजू ए पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे नहीं पता, इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। आप लोग मेरा अनुसरण करें, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद हम बात करेंगे। यी तियानलांग ने अपना सिर हिलाया, फिर उन्होंने 20 लोगों के समूह का नेतृत्व किया और जाने की तैयारी की। वह 2 संप्रदायों में सबसे मजबूत व्यक्ति थे, इसलिए उनके लिए लोगों के एक समूह को दूर ले जाना कोई समस्या नहीं थी, जब तक कि ग्रीन सोर्स जॉइंट फिर से विस्फोट न हो जाए। इस समूह में स्वर्गीय युआन संप्रदाय के शिष्य और सोअरिंग स्काई मैंशन के शिष्य थे। ये तियानलांग के आसपास होने से ये हुआन को राहत मिली। चुपचाप मुड़ने से पहले वह एक पल के लिए रुका। हालांकि इस समय कहाँ जा रहे हो? लिनजू ने ये हुआन की आकृति को उसकी आंखों के कोने से देखा, इसलिए उसने तुरंत पूछा। जब बाकियों ने ये सुना तो वे भी अपनी राह पर रुक गए। बेशक मैं हुआन जानवरों का शिकार जारी रखने के लिए वापस जा रहा हूँ, ये हुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। क्या तुम पागल हो? क्या होगा अगर हम एक विशाल में भाग जाते हैं? लिनजू ने अविश्वास से पूछा। ये तियानलांग ने भी उसे मना करने की कोशिश की। बच्चे, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन मैंने आपके जैसा लापरवाह व्यक्ति कभी नहीं देखा है। इस स्थिति में मैं भी मर सकता हूँ, इसलिए आपको हमारा अनुसरण करना चाहिए और पहले इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। वरिष्ठ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पहले चला जाऊंगा। ये हुआन समझाने में बहुत आलसी था, इसलिए वह सीधे घूम गया और चला गया। दहाड़ के साथ ये हाव ने भीड़ का नेतृत्व किया और तेजी से दाहिनी ओर के टीले की ओर भागे। इस समय दुश्मनों को एहसास हुआ कि वे उजागर हो गए थे। उन्होंने जल्दी से शाखाओं और पत्तियों को उतार दिया और अपने शरीर पर छलावरण किया और वापस लड़ना शुरू कर दिया। TMD, हम कब से पड़े हैं बेकार? तीरंदाजों, गोली मारो! उद्धरण चिन्ह। स्काई मार्शल आर्ट्स क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पीछे खड़े एक विशेषज्ञ ने इस समय तुरंत आदेश दिया। तीरंदाजों द्वारा गोली मारे गए लोगों के एक समूह ने अपने हाथ उठाए और धनुष की डोरी खींची। गहरे हरे तरल के तीर बारिश की बूंदों की तरह भीड़ पर बरस पड़े। ये हाव गहरी आवाज में चिल्लाया। उसने अपना हाथ उठाया और 2 बार हाथ हिलाया, सभी को इकट्ठा होने का संकेत दिया। फिर वह चिल्लाया और अपने हाथ खोले। एक विशाल हरी बत्ती ढाल सीधे उसके सामने दिखाई दी। जियांग जियाओफान को अभी भी याद है कि ये हाव ने अकेले रोस्टिंग फायर बुल्स के हमले का विरोध किया था और गार्डों को पीछे हटने के लिए समय निकालने के लिए हजारों शक्तिशाली बैलों को रोका था। बाणों को रोकना उसके लिए कुछ भी नहीं था। जियांग जियाओफान इस बारे में स्पष्ट थे, इसलिए उन्होंने ये हाव को दाहिनी ओर के दुश्मन का सामना करने के लिए कहा। एक काली आकृति तुरंत बाहर निकली और सीधे भीड़ में घुस गई। स्काई मार्शल आर्ट्स क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में दुश्मन ने एक लंबी तलवार पकड़ रखी थी और चिल्लाया, मेरी टीम के तीरंदाजों के हमले को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि आप जीने से थक गए हैं। ढाल तोड़ दूंगा तुम्हारी! उद्धरण चिन्ह। कहने के बाद वह आगे कदम बढ़ाने वाला था। इस समय उस आदमी के पीछे एक हंसी की आवाज आई। मैं कहता हूँ, तुम कहाँ देख रहे हो? क्या? उस आदमी ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, एक हथेली सीधे उसकी छाती में घुस गई, उसके दिल पर चुटकी ली और उसकी पीठ से बाहर आ गई। तापिर ने स्काई मार्शल आर्ट्स क्षेत्र के इस तथाकथित मास्टर को एक झटके से मार डाला। मार्शल किंग क्षेत्र के शिखर के सामने उसे केवल जमीन पर दबाया जा सकता था और तबाह किया जा सकता था। यह हमला मौन था और यहाँ तक कि पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र में दुश्मनों के समूह ने भी, जिन्होंने उनके सामने फिर से इकट्ठा होना शुरू कर दिया था, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। गोली मारो! जब पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के दुश्मन ये हाव के पास पहुंचे तो उनके तीर भी रुक गए। इस समय ये हाव ने अपनी ढाल वापस ले ली और शाही रक्षकों ने तीखे तीर चलाए। उन्होंने पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक दुश्मनों को सीधे मार डाला और उन्हें सीधे हवा में हेजहौग में गोली मार दी गई। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए था कि वे पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र तक पहुंच गए हैं, लेकिन हुआन मार्शल आर्ट क्षेत्र के तीरों से बच नहीं सके। इस समय ये हाव ने शाही रक्षकों का नेतृत्व किया और वास्तव में इन लोगों से टकरा गए। टैपियर ने टीम के पीछे इन लोगों को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया और जियांग जियाओफान का अनुभव बार भी धीरे धीरे लड़खड़ा रहा था। ये बहुत बढ़िया था। काफी समय हो गया था जब उन्होंने अनुभव बार में वृद्धि देखी थी। हालांकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद ये केवल थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन जियांग जियाओफान के लिए यह पहले से ही बहुत रोमांचक था। बेशक इस समय बाईं ओर का टीला कुछ भी नहीं था। अधिक लोग थे और पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र में भी अधिक विशेषज्ञ थे, इसलिए जियांग जियाओफान ने उन्हें अपने लिए छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि ये लोग उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार जब जियांग जियाओफान निर्दयी था तो वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता था। हालांकि उसके पीछे के शाही रक्षक अलग थे। आखिरकार उनके पास खेती में मदद करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स थे, लेकिन इन शाही रक्षकों ने खेती करने के लिए आध्यात्मिक नस में प्रवेश भी नहीं किया था। ड्रैगन नस की तो बात ही छोड़ दें, वे बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियांग जियाओफान को यह पता था कि उसने शाही रक्षकों को दाहिनी ओर मुख्य युद्ध क्षेत्र में जाने दिया था। जब लड़ाई शुरू हुई तो जियांग जियाओफान ने दाईं ओर युद्ध के मैदान का समर्थन करने के लिए चौथी और पांचवी टीमों को सीधे दिशा बदलने की अनुमति दी और उन्होंने तीसरी टीम को अवरोधन के लिए नेतृत्व किया। 1000 शाही रक्षक पर्याप्त थे। जियांग जियाओफान, मुझे आज अपने बेटे का बदला लेना चाहिए। भीड़ के सामने स्काई मार्शल आर्ट्स क्षेत्र के अंतिम चरण का एक विशेषज्ञ 2 लंबी तलवारों के साथ तेजी से आगे बढ़ा। अपने बेटे से बदला लो! जियांग जियाओफान बड़बड़ाया। फिर उसने 2 तलवारें पकड़े हुए उस आदमी 7 ल्यूमिनरी संप्रदाय की ओर देखा। ये दोहरी तलवार शैली है। जियांग जियाओफान को तब उस युवक की याद आई जिसने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चयन के दौरान मंच पर उससे पूछताछ की और उसे उकसाया और अंततः उसके द्वारा उसे मार दिया गया। वह व्यक्ति म्यू फैंग कहलाता प्रतीत होता था। जियांग जियाओफान को याद रखने का कारण यह था कि दोहरी तलवार शैली बहुत उपयोगी थी। म्यू फैंग 7 ल्यूमिनरी संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर का पुत्र, तो यह व्यक्ति 7 ल्यूमिनरी संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर था। आप म्यू युआन हैं? जियांग जियाओफान ने उस आदमी की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। वह आदमी बहुत आश्चर्यचकित था कि जियांग जियाओफान वास्तव में उसकी पहचान जान सकता था, इसलिए उसने कहा, ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन ये बेकार है। आज आप सभी यहीं मर जाएंगे, कोई भी जीवित नहीं बचेगा।
ये कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और तीरंदाजों ने अपने धनुष और तीर खींचे। एक पल में हजारों तीर उसकी ओर चले। इन लोगों में पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र में 700 से 800 विशेषज्ञ थे और उनमें से आधे हुआन मार्शल आर्ट क्षेत्र में थे। दाईं ओर के युद्ध क्षेत्र की तुलना में पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र में 1 से 200 अधिक विशेषज्ञ थे। 3 राउंड तीर चले। इस समय युआन ने पहले ही पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों को जियांग जियाओफान की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। जियांग जियाओफान बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसने अपने हाथ खोले और अचानक एक अदृश्य ऊर्जा उसके चारों ओर लिपट गई। वह बस 1000 लोगों के सामने खड़ा था। ये हाव के पास गहरे पूल में स्पिरिट टर्टल की रिक्त रेखा ढालती। इस जियांग जियाओफान की तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन उसके स्पिरिट टर्टल आर्मर को तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए था। हालांकि स्पिरिट टर्टल आर्मर केवल अपनी रक्षा कर सकता था, फिर भी इसे आकार में समायोजित किया जा सकता था। जब तक उसने इसे काफी बड़ा समायोजित किया, तीर उन्हें मारने में सक्षम नहीं होंगे। हुश, जियांग जियाओफान, जिन्हें स्पिरिट टर्टल आर्मर का आशीर्वाद प्राप्त था, ने गेंद के आकार के अवरोध से सभी के सामने अवरोध कर दिया। तीरों के 3 फेरों ने सचमुच तोड़ा नहीं। इससे म्यू फैंग को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। जियांग जियाओफान आधे साल से ड्रैगन वेन में खेती कर रहे थे और अब उनकी खेती पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई थी। हालांकि उसने उससे किसी भी रक्त शक्ति के बारे में नहीं सुना था। एक सांस में इतने सारे तीर रोकने में सक्षम होने के लिए उसके पास वास्तव में कुछ क्षमता थी। हालांकि ये देखकर कि जियांग जियाओफान का चेहरा इस समय थोड़ा पीला था, उसके मुंह के कोने ऊपर उठ गए। वह जानता था कि जियांग जियाओफान की मार्शल क्यूई भी बहुत खत्म हो गई थी, जिसका मतलब था कि वह मौत के एक कदम और करीब था। इस समय युआन पहले ही दोनों तलवारों के साथ जियांग जियाओफान के सामने आ चुका था। जियांग जियाओफान चिल्लाया, मेरे पीछे, मैं तुमसे कहता हूं कि जल्दी करो, फिर ऊपर आओ। ये कहने के बाद जियांग जियाओफान ने तुरंत पूर्ण दिव्य चरणों को सक्रिय कर दिया। ताइहुआन तलवार उसके बाएं हाथ में दिखाई दी और वह सीधे आगे बढ़ गया। पवन ब्लेड। जियांग जियाओफान ने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई। शक्तिशाली पवन तत्वों के साथ मिश्रित ताइहुआन तलवार तुरंत भड़क उठी और 3 तलवार क्यूई सीधे म्यू युआन और पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों की ओर उड़ गईं। जियांग जियाओफान पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ थे और वह पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के शिखर पर एक वास्तविक विशेषज्ञ थे। उनसे अलग, जिन्होंने पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र तक जल्दी पहुंचने के लिए स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग किया था, जियांग जियाओफान की मार्शल क्यूई अधिक जोरदार और शुद्ध थी, उनकी तरह अस्थिर नहीं थी। म्यू युआन जियांग जियाओफान के हमले से नहीं डरता था क्योंकि वह स्काई मार्शल आर्ट्स क्षेत्र का विशेषज्ञ था, लेकिन अन्य नहीं डर सकते थे। इसलिए पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के ये सभी विशेषज्ञ हवा के ब्लेड से बचने के लिए तैयार होकर धीमे हो गए। म्यू युआन बदला लेने के गुस्से के साथ आगे बढ़ा, अपने हाथों में 2 तलवारें पार की और अचानक आगे बढ़ गया। 2 तलवारों के ब्लेड पर भयंकर मार्शल क्यूई टिका हुआ था। 2 पृथ्वी स्तरीय हथियारों ने म्यू युआन के दायरे के साथ मिलकर वास्तव में जियांग जियाओफान के शक्तिशाली हमले को अवरुद्ध कर दिया। उसने जियांग जियाओफान के 3 पवन ब्लेडों के बीच को तितर-बितर कर दिया और तुरंत जियांग जियाओफान की ओर दौड़ पड़ा। दोनों पक्ष बीच में एक गैप छोड़कर आगे बढ़े और वे सभी चकमा देने के लिए बीच में इकट्ठा हो गए। इस समय जियांग जियाओफान की मार्शल क्यूई को आधे से अधिक लोगों ने खा लिया था और अभी स्पिरिट कछुआ शेल वास्तव में उसके लिए कुछ ज्यादा ही था। म्यू युआन आगे बढ़ा, उसकी तलवार का ब्लेड ठंडी रोशनी से चमक रहा था, जो जियांग जियाओफान पर घातक प्रहार करने के लिए तैयार था। मरना। म्यू युआन के चिल्लाने के बाद उसकी तलवार का ब्लेड पहले से ही बहुत तेज गति से जियांग जियाओफान की छाती की ओर वार कर रहा था। इस समय जियांग जियाओफान की आंखें हजारों विचारों से चमक उठीं। जिस क्षण तलवार की नोक उसके सीने से टकराई, वह अगले ही पल गायब हो गया। म्यू युआन चूक गया और वह जल्दी से रुक गया। उनका ईहाई लगभग तुरंत ही बढ़ गया और जियांग जियाओफान की स्थिति पर लॉक हो गया। वह तेजी से पलटा और चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ। गुड नेता के आदेश को देखकर इस समय सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस समय जियांग जियाओफान ने अपनी लंबी तलवार लहराई और उनके पीछे से तलवार क्यूई की 3 किरणें फूट पड़ीं। तलवार क्यूई की 2 किरणें अभी अभी एक साथ विलीन हो गईं और जब उन्होंने घूमकर हमला देखा तो वे चकमा देने के लिए तेजी से पीछे हट गईं। दोनों तरफ से अवरुद्ध करने और वापसी का रास्ता अवरुद्ध करने के कारण वह केवल म्यू युआन की रक्षा में अंतर की ओर बढ़ सका। सब इकट्ठे होकर एक साथ अंतराल की ओर पीछे हट गए। तुम्हारे पास बस इतना ही है। इस बारे में बोलते हुए जियांग जियाओफान का दाहिना हाथ चमक उठा और तुरंत उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। वह अंतराल की स्थिति पर खड़ा था। उसने अपने हाथ में जो पकड़ा वह दिव्य विध्वंसक तलवार थी। तलवार के ब्लेड में जलती हुई लौ जियांग जियाओफान के ठंडे चेहरे पर चमक रही थी। वह भीड़ को देखकर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। इस छोटी सी क्षमता के साथ वे उसके शाही रक्षकों को मारना चाहते थे। हर किसी को जियांग जियाओफान द्वारा प्रदर्शित शक्तिशाली शक्ति का एहसास हुआ और वे सभी भयभीत थे। कॉम्बैट मार्शल बॉडी सक्रिय हो गई थी। जियांग जियाओफान की ताकत पहले से ही पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के चरम पर थी। जब कॉम्बैट मार्शल बॉडी सक्रिय हुई तो उसकी ताकत दोगुनी हो गई और वह सीधे स्काई मार्शल आर्ट्स क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की ताकत तक पहुंच गया। आग सिकल, ये सबसे मजबूत हमला था जो जियांग जियाओफान कर सकता था। अभी अभी उसने एक पल में मून कूलंग पिल निगल ली और उसकी मार्शल क्यूई बहुत तीख हो गई थी। फायर सिकल की इस चाल ने उनके मार्शल क्यूई का लगभग 70% इकट्ठा किया और यह कहा जा सकता है कि शक्ति काफी अद्भुत थी। 10वीं कक्षा के अमर ग्रेड हथियार की शक्तिशाली शक्ति, ब्राइटबर्ड के अग्नि तत्व का समर्थन और जियांग जियाओफान की वर्तमान ताकत, इस हमले की शक्ति स्वयं स्पष्ट थी। बूम, ब्लेड बह गया और लॉ ने तुरंत हवा के ब्लेड से घिरी छोटी जगह को भर दिया। आग के समुद्र में विलाप के विस्फोट हुए, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे इस लॉ में राख में बदल गए। फायर सिकल लगभग 150 मीटर के दायरे में एक सुपर बड़ी रेंज में फैल गया, जिससे पृथ्वी मार्शल आर्ट क्षेत्र के 5 या 600 विशेषज्ञों की तुरंत मौत हो गई जो हवा के ब्लेड से बंधे हुए थे। जियांग जियाओफान का एक्सपीरियंस बार थोड़ा आगे बढ़ गया। इस समय म्यू युआन जियांग जियाओफान के पीछे खड़ा था और उसका चेहरा हरा था। यह एक तारांकन सीकिंग मानव नहीं था। एक व्यक्ति ने सीधे तौर पर अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति के 80% से अधिक को मार डाला और यह सिर्फ एक आमने सामने की मुठभेड़ थी। वह इस तरह कैसे लड़ सकता था? उनके पास हुआन मार्शल आर्ट क्षेत्र के केवल कुछ अधीनस्थ बचे थे। दाहिनी ओर की पहाड़ी को देखते हुए यह हाव लोगों को रेत की ओर ले गया और तापिर भीड़ के बीच से निकल गया। मार्शल किंग क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने इन लोगों के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। खरबूजे और सब्जी काटने जैसा था। थोड़ी देर में तापिर के आसपास का क्षेत्र साफ हो गया। म्यू युआन ने देखा कि घात विफल हो गया था और स्थिति खो गई थी। ये कहा जा सकता है कि मिशन पूरी तरह से विफल हो गया था।
उसकी आंखें लाल थीं और वह जियांग जियाओफान को जोर से घूर रहा था। फिर 2 तलवारें पकड़कर वह अचानक मुड़ा और 1000 इंपीरियल गार्ड्स की ओर दौड़ा। एफसी के जियांग जियाओफान हैरान था, ऐसी चाल थी। वह उसे हरा नहीं सका, लेकिन उसने वास्तव में अपने लोगों पर हमला किया। अंकल बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन बुआ नहीं कर सकती थी। उस पर हमला। ये तियानलांग ने अपना सिर भी नहीं घुमाया और उत्तर दिया, सॉरिंग हेवन मेंशन के उस बच्चे को 20 से अधिक ग्रीन सोर्स दिग्गजों ने घेर लिया था। उनमें से 4 प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र योद्धा भी थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह उन सभी को मार पाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हेवनली थंडर ईगल के बाकी लोग बेहद हैरान रह गए। यहाँ तक कि एक स्मॉल अर्थ कोर स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी स्मॉल अर्थ कोर स्टेज ग्रीन सोर्स जॉइंट को मारना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि ये हुआन इसे स्वयं करने में सक्षम था। इसके अलावा वह 20 के खिलाफ एक लड़ रहा था। ये बस राक्षसी था। लिंजू ए भी दूर की ओर देख रहा था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी, लेकिन वह बहुत से ग्रीन सोर्स दिग्गजों को एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ते हुए देख सकती थी। संभवतः यही वह जगह थी जहां ये हुआन था। उस समय जब ये हुआन ने उससे लड़ाई की तो उसकी ताकत उससे थोड़ी ही मजबूत लग रही थी। हालांकि आधे महीने से भी कम समय में उसके और ये हुआन के बीच का अंतर तेजी से बढ़ गया था। इससे वह इसका पता लगाने में असमर्थ हो गई। हम संप्रदाय मास्टर वहां पर है। अच्छा नहीं है, लेट अर्थ कोर क्षेत्र में एक ग्रीन सोर्स जॉइंट है। तुम लोग यहीं रहो, मैं जाकर मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये तियानलांग ने अचानक कहा। फिर वह हेवनली थंडर ईगल से कूद गया और दौड़ पड़ा। उसने देखा कि ये हुआन की तरफ अचानक एक आकृति दिखाई दे रही है। ये स्वर्गीय युआन संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर मोजियुन था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका पीछा एक ग्रीन सोर्स जॉइंट द्वारा किया जा रहा था जो लगभग 6 से 7 मीटर लंबा था। उसी समय ये हुआन, जो ग्रीन सोर्स जायंट्स को मारने के लिए अपने ग्लाइडिंग विंग्स का उपयोग कर रहा था, ने भी एक बड़ी आकृति देखी। भाड़ में जाओ, मैंने एक बड़े आदमी को लालच दिया। ये हुआन का शरीर कांप उठा क्योंकि उसने अपने दिल में शाप दिया था, एक लेट अर्थ कोर रियलम ग्रीन सोर्स जॉइंट। यहाँ तक कि अगर वह एक ऊर्जावान गोली खा लेता है तो वह इससे निपटने में सक्षम नहीं होगा। बच्चे, चलो मिलकर इससे निपटें। मोजियुन ने ग्रीन सोर्स जॉइंट का ध्यान आकर्षित किया और जोर से चिल्लाया। संयोग से ये हुआन ने अभी अभी ग्रीन सोर्स जायंट्स की सफाई पूरी की थी। उसने असहाय होकर आह भरी और दौड़ पड़ा। सेक्ट मास्टर मो, तुम्हें बस भाग जाना चाहिए था। तुमने इसे मेरे पास क्यों फुसलाया? ये हुआन ने असहाय होकर कहा। गहन कोर गहन जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। जब मोजियुन ने ये हुआन को आते देखा तो वह तुरंत अपने ट्रैक पर रुक गया और किनारे पर चला गया। फिर उसने हथेली का प्रहार किया। धमाका। ग्रीन ओरिजिन जॉइंट बीस्ट जो उनका पीछा कर रहा था उस पर सीधा हमला किया गया। वह अपना पैर खोकर जमीन पर गिर गया। एक गहन जानवर का आंतरिक कोर जो गहन पृथ्वी कोर क्षेत्र तक पहुंच गया है। इस बार हमारे 2 संप्रदाय इस अवसर का उपयोग मजबूत होने के लिए कर सकते हैं। तुम उसे रोक लो। उद्धरण चिन्ह। आगे बढ़ते ही मोजियुन चिल्लाया और पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि इन ग्रीन सोर्स जायंट्स के पास बहुत मजबूत सुरक्षा थी, लेकिन उनके अंदरूनी हिस्से वास्तव में बहुत कमजोर थे। इसलिए जब उन्होंने अपनी हथेली की तकनीक का इस्तेमाल किया तो प्रभाव बहुत अच्छा था। आप एक गहन जानवर के कोर के साथ स्वर्गीय कोर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। यदि एक स्वर्गीय पृथ्वी कोर योद्धा स्वर्गीय कोर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो एक गहन जानवर के कोर का उपयोग करना सबसे अच्छा है। ये हुआ ने मन में सोचा, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा। उन्होंने अनुमान लगाया कि ग्रेट विगोर पिल के शेष प्रभाव संभवतः यही समाप्त होंगे। लेकिन मोजियुन ने जो कहा वह सही था। एक गहन जानवर का कोर उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, उसे बस और अधिक इकट्ठा करने की जरूरत थी। लेकिन 6 से 7 मीटर लंबे इस ग्रीन सोर्स जॉइंट से निपटना आसान नहीं था। अपने 8 उजाड़ ग्रेट स्वॉर्ड की मदद से ये हुआन ने मोजियुन को विशाल के मुट्ठी के हमले को रोकने में मदद की। मूल रूप से मोजियुन के पास इस विशाल से अकेले लड़ने का आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन ये हुआन ने इसे रोक रखा था। अब वह अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता था। 10 सेकंड से भी कम समय में ग्रीन सोर्स जॉइंट की गति स्पष्ट रूप से कम हो गई थी और इसके बाएं पैर को मोजियुन ने 10 से अधिक बार थप्पड़ मारा था। इसका बायां पैर काट दो। ठीक इसी समय मोजियुन ने ग्रीन सोर्स जॉइंट को दूर धकेल दिया। फिर वह ये हुआन पर चिल्लाया। ये हुआन की आंखें चमक उठीं। उसने 8 उजाड़ ग्रेट स्वॉर्ड को पकड़ लिया और विशाल के पैर को काट दिया। दरार। हालांकि उसे ग्रेट विगोर पिल की मदद मिली थी, फिर भी उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी और वह केवल पैर का आधा हिस्सा काटने में कामयाब रहा। लेकिन 8 उजाड़ ग्रेट स्वॉर्ड पर अभी भी दूसरा हमला हुआ। बस 8 उजाड़ ग्रेट स्वॉर्ड में अचानक विस्फोट हो गया और उसके द्वारा पैर को सीधे उड़ा दिया गया। एक पैर खोने के बाद ग्रीन सोर्स जॉइंट का खतरा कम से कम आधा कम हो गया। यदि वह हिलना चाहता तो केवल अपने हाथों का उपयोग कर सकता था। मीट टैंक, आपका एक पैर पहले से ही गायब है। आइए देखें कि आप पुनः लोड करना कैसे जारी रखेंगे। ये हुआन ने उसके दिल में उपहास किया। जब तक ग्रीन सोर्स जॉइंट उठने की कोशिश करता वह उसे अपनी तलवार से काट देता। जहां तक मोजियुन का सवाल है, वह ग्रीन सोर्स जॉइंट के शरीर पर कूद गया और लगातार हमला किया। आधे मिनट से भी कम समय में ग्रीन सोर्स जॉइंट को पीट कर मार डाला गया। यह मर चुका है। ये हुआन ने पलकें झपकाईं और कहा, सेक्ट मास्टर मो, हम हुआन जानवर के आंतरिक कोर को कैसे बाहर निकालें? पहले इसे रखो, जब हम वापस आएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मोजियुन ने उत्तर दिया। तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे लाश दे दो और मैं तुम्हें हुआन जानवर का आंतरिक कोर दे दूंगा। ये हुआन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सीधे लाश को अपने पास रख लिया। फिर उसने लाश को निगलने के लिए डिवोर्स स्पेस का इस्तेमाल किया। उसके बाद केवल हुआन बीस्ट का आंतरिक कोर बचा था। फिर उसने हुआन जानवर के आंतरिक कोर को बाहर निकाला और उसे मुस्कुराते हुए मोजियुन के पास फेंक दिया। सेक्ट मास्टर मो, इसके रूप से आप ऐसा करने में सक्षम नहीं लगते हैं। क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने अपने डेंसार का बहुत उपयोग कर लिया है, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए ठीक होने की आवश्यकता है। मोजियुन ने पीले चेहरे के साथ कहा। मेरे पास एक गोली है जो डायनेसेंस को तुरंत ठीक कर सकती है। सेक्ट मास्टर मो और मैं एक साथ काम करेंगे और हम लूट को 50-50 में बांट देंगे। आपको क्या लगता है? ये हुआन ने सीधे कहा। गोली। मोजियुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि ये हुआन न केवल एक हथियार रिफाइनर था बल्कि एक पिल रिफाइनर भी था। उसे तुरंत अपनी गोलियों में दिलचस्पी हो गई।
ये हुआ ने कुछ नहीं कहा और 10 गोलियां फेंक दी। वे सभी दिव्य गोलियां थीं जो डैन एसेंस को तुरंत पुनः प्राप्त कर सकती थीं। मोजियून ने एक गोली खाई और पाया कि इससे सीधे तौर पर उसके डेंसार का 10% ठीक हो गया। यदि उसने 10 गोलियां खा ली तो वह अपना सारा डेंसार पुनः प्राप्त कर लेगा। ठीक है, 50-50। मोजियून तुरंत सहमत हो गए। उसने अभी अभी ये हुआन की क्षमताएं देखी थीं। अब जब उसके पास ये गोलियां थीं तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद ये हुआन ने हवा में ऊंची छलांग लगाई और जांच की। उन्होंने पाया कि इस क्षेत्र को उनके द्वारा पहले ही साफ कर दिया गया था। हालांकि अभी भी कई अन्य क्षेत्र थे। आखिरकार उन्होंने उनमें से केवल 50 से भी कम को मारा था। जहां तक उन विशाल चट्टानों का सवाल है जिनमें ग्रीन सोर्स जॉइंट में विस्फोट हुआ था, संभवतः उनमें से 1000 से अधिक चट्टानें थीं। ठीक इसी समय एक आकृति अचानक अंदर आए। ग्रैंड एल्डर, आप भी यहाँ हैं। मोजियून उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि अभी एक बड़ा आदमी आपका पीछा कर रहा है, इसलिए मैं मदद करने आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों इससे स्वयं निपटेंगे, ये तियानलांग ने असहाय होकर कहा। ग्रैंड एल्डर, दूसरों की निकासी कैसी है? मोजियून ने फिर पूछा। ये तियानलांग ने आह भरी, अधिकांश जीवित बचे लोगों को बाहर भेज दिया गया है। यदि अभी भी ऐसे लोग हैं जो नहीं गए हैं तो उन्हें लाश होना चाहिए। पहले इस बारे में बात नहीं करते हैं। वह ग्रीन सोर्स जॉइंट प्रभावित होता नहीं दिख रहा, ये सही है। अगर हम इतने सारे आंतरिक कोर प्राप्त कर सकें तो स्वर्गीय युआन संप्रदाय निश्चित रूप से पहले से अधिक मजबूत होगा। लेकिन मुझे डर है कि कुछ स्वर्गीय कोर इन कोर हो सकते हैं। मोजियून ने सिर हिलाया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उनके लिए लेट अर्थ कोर योद्धा से निपटना पहले से ही मुश्किल था, स्वर्गीय कोर योद्धा की तो बात ही छोड़ दें। ये तियानलांग ने कहा, चिंता मत करो, हम जोहुयान और लिंशी को ढूंढ सकते हैं। हम चारों के एक साथ काम करने से हमें एक स्वर्गीय कोर योद्धा से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। जब ये हुआन ने यह सुना तो उसे थोड़ा असहाय महसूस हुआ। 4 लोग, क्या उन्होंने उसे बाहर कर दिया? लेकिन इससे पहले कि वे एक स्वर्गीय कोर योद्धा से मिलते, वह अभी भी कुछ कर सकता था। इसलिए उन तीनों ने एक साथ काम करने और लूट को विभाजित करने का फैसला किया। ये हुआन को 30% मिलेगा और हेवनली युआन संप्रदाय को 70% मिलेगा प्रतिशत। बेशक इस तरह लेट अर्थ कोर योद्धा लूट को विभाजित कर देंगे। प्रारंभिक पृथ्वी कोर योद्धाओं और उससे नीचे के लिए वे लूट को विभाजित करेंगे। जल्द ही सोअरिंग हेवन मैंशन के सर्वोच्च बुजुर्ग और संप्रदाय नेता जोहुयान सभी जीवित बचे लोगों को गुफा से बाहर ले गए और वापस आ गए। The 5 of them worked together and they were very efficient. In less than half an hour, they had cleaned up the entire area and split the loot equally. ये हुआन को काफी लूट भी मिली। खर्चों में कटौती करने के बाद उन्होंने 10 डेवोर क्रिस्टल अर्जित किए थे और उनमें से अधिकांश गोलियों और लाशों से थे। पिछले आधे घंटे में उन्होंने 1 दर्जन लेट अर्थ कोर योद्धाओं को भी मार डाला था। यह एक बहुत अच्छी लूट थी। यदि वे ये सभी आंतरिक कोर एक ही व्यक्ति को दे दे तो वे निश्चित रूप से स्वर्गीय कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। लेकिन बहुत बुरा, वे सभी विभाजित हो गए थे। अगर हम बाकी आंतरिक कोर को साफ कर सकते हैं तो हम चारों स्वर्गीय कोर क्षेत्र में घुसने में सक्षम हो सकते हैं। उन चारों के मन में एक ही विचार था। ये हुआन का भी यही विचार था, लेकिन वह पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में सोच रहा था। हालांकि उन्होंने जारी रखने की हिम्मत नहीं की। इसका कारण यह था कि ग्रीन सोर्स जॉइंट ने अचानक दहाड़ मार दी थी। बूम! इस हुंकार ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उसके बाद ये हुआन और अन्य 4 लोगों ने एक के बाद एक विशाल चट्टानें फूटती देखी। ये तीसरा विस्फोट है, सावधान रहें। जोहुयान तुरंत चिल्लाया। नहीं, यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक स्वर्गीय कोर योद्धा है। चलो चलें चलें। स्वर्गीय कोर क्षेत्र, ये सुनकर हर कोई तुरंत पलट गया। उनके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटें। हालांकि इस बार केवल कुछ दर्जन बोल्डर थे, लेकिन ये बोल्डर पिछले वाले की तुलना में बहुत बड़े थे। वे निश्चित रूप से स्वर्गीय कोर गहन जानवर थे और यदि वे उनसे घिरे होते तो उनमें से 5 भी मौत से बच नहीं पाते। सौभाग्य से इस विस्फोट की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी और यह केवल ग्रीन सोर्स जॉइंट के पास उतरा। जब यह उतरा तब भी यह ये हुआन और अन्य से 3 से 4 हजार मीटर दूर था। ये हुआन ने हवा में ऊंची छलांग लगाए। 10 मीटर से अधिक लंबे ग्रीन सोर्स जायंट्स को देखते हुए उन्होंने एक डरावनी अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उन्होंने एक पल के लिए गणना की और पता चला कि 30 से अधिक स्वर्गीय कोर योद्धा बाहर आ रहे थे और वे सभी स्वर्गीय कोर योद्धा थे। इस प्रकार वे अब सफाई करना जारी नहीं रख सकते थे। नहीं, हम अब अंदर नहीं जा सकते। अगर हमें एक ही समय में 2 लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता है तो चीजें परेशान करने वाली होंगी। ये तियानलांग का माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। मोजियून ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ग्रीन सोर्स जॉइंट फिर से आकाश में दहाड़ने लगा। फिर छोटे ग्रीन सोर्स दिग्गजों ने बाहर जाना शुरू कर दिया। अच्छा नहीं, चलो चलें। जोहुयान की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत घूम गया और चला गया। वे अब इस स्थान पर नहीं रह सकते थे। इस बार वे 10,000 मीटर की दूरी तक पीछे हट गए और समूह के बाकी सदस्यों के साथ फिर से संगठित हो गए। ठीक इसी समय एक चट्टान के ऊपर 2 संप्रदाय गिनती कर रहे थे। स्वर्गीय युआन संप्रदाय से 100 लोग आए, लेकिन केवल 30 ही बचे थे। जहां तक सोअरिंग हेवन मैंशन की बात है, 60 आदमी आए, लेकिन 20 से भी कम जीवित बचे। जहां तक उड़ने वाले पर्वतों की बात है, उनमें से कई मारे गए और कुछ गहरे जानवर भी मारे गए। उनमें से केवल 20 ही बचे थे। हताहतों की संख्या वास्तव में अधिक थी। गड़गड़ाहट। दूर से तेज आवाजें आती रहीं। हर कोई घूम गया और उन्होंने देखा कि ग्रीन सोर्स जॉइंट अंततः आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह स्वर्गीय युआन संप्रदाय को तोड़ रहा था। वह हरित स्रोत विशालकाय, इसने ये कैसे किया? यह इतने सारे गहरे जानवरों को कैसे जन्म दे सकता है? इसने उस मिट्टी के आकार की सेलेस्टियल ब्लू रॉक को निगल लिया होगा और इसके कारण यह उत्परिवर्तित हो गया होगा। यदि नहीं तो यह ऐसा कैसे हो सकता है? अब पहले से ही स्वर्गीय कोर दिग्गज मौजूद हैं, क्या आगे कुछ छोटे स्वर्गीय कोर दिग्गज होंगे? अगर ये दिग्गज बाहर आते हैं तो पूरा स्वर्गीय जल महाद्वीप अराजकता में होगा। हम बहुत कमजोर होने के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपने साथी शिष्यों को मरते हुए देखें। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटे वहीं मरें। उद्धरण चिन्ह। सभी जीवित शिष्य एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। दूसरी ओर दोनों संप्रदायों के उच्चाधिकारी चर्चा कर रहे थे। स्वर्गीय युआन संप्रदाय नष्ट हो गया है और ग्रीन सोर्स जॉइंट हमसे बदला ले रहा है। मुझे डर है कि हम वापस नहीं जा सकते। हम बाकी शिष्यों को बसाने के लिए केवल दूसरी जगह ढूंढ सकते हैं।
मोजी यून ने सिर हिलाकर कहा। इसके बारे में क्या ख्याल है? सॉअरिंग हेवन मैंशन आप सभी के रहने के लिए एक जगह खोल सकता है, झोउ यान ने उदारतापूर्वक कहा। ये तियानलांग ने यह सुनकर बहुत खुश हुए। धन्यवाद एल्डर झोउ। दोनों संप्रदायों के बीच संबंध बहुत सामान्य थे और उनका एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था। झोउ यान जगह छोड़ने को तैयार होने का कारण ये हुआन था। वे ये भी जानते थे कि ये हुआन और लिनजू एर के पूर्वज एक ही परिवार से थे और वे दोनों अपने अपने संप्रदायों में महत्वपूर्ण पदों पर थे। अतः अनजाने में ही दोनों संप्रदायों का एक विशेष संबंध हो गया। ठीक है, मुझे डर है कि हम शिष्यों की लाशें वापस नहीं ले सकते। आइए उन्हें ठीक करें और लंबी अवधि के लिए योजना बनाएं। फिर दोनों संप्रदायों ने पास में एक अस्थायी शिविर बनाया। हालांकि माहौल बेहद अजीब था। ग्रीन सोर्स जॉइंट में 3 बार विस्फोट होने के बाद भी इसमें दोबारा विस्फोट नहीं हुआ। हालांकि इसने पहले ही पूरे स्वर्गीय युआन संप्रदाय को नष्ट कर दिया था और पहाड़ पर उसके राजा के रूप में कब्जा कर लिया था। हेवनली युआन संप्रदाय में ग्रीन सोर्स जॉइंट के कारण माहौल खराब था। हालांकि इमारतों के क्षतिग्रस्त होने पर उनका पुनर्निर्माण किया जा सकता था। स्वर्गीय युआन संप्रदाय के पास अभी भी उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संरचनाएं थीं। इन संरचनाओं को ग्रीन सोर्स जॉइंट द्वारा भी नष्ट कर दिया गया था। दोनों संप्रदायों ने हुआन जानवरों की रक्षा करने और उन्हें हमला करने से रोकने के लिए कुछ लोगों को छोड़ दिया। जहां तक दूसरों की बात है, उन्होंने अपने अपने शिविरों में विश्राम किया। ये हुआन ने जंगल में मिली सभी लाशों को बाहर निकाला और उन्हें दफनाने के प्रभारी लोगों को सौंप दिया। फिर वह उस गुफा में लौट आया जिसे उसने स्थापित किया था। सोंग सुइजिंग गुफा में एकमात्र था। जब उसने ये हुआन को अंदर आते देखा तो उसने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या गलत है? आपके पास ऐसी अभिव्यक्ति क्यों है? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूँ। मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। सोंग सुइजिंग ने भौहें चढ़ा दी। ये हुआन जानती थी कि पहले जो हुआ उससे वह चिंतित होगी। उसने झट से कहा, ऐसा किसने कहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुश्मन बहुत मजबूत है, इसलिए आप कमजोर महसूस करते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, वह सोंग सुइजिंग के पास गया और कुछ हुआन बीस्ट कोर निकाले। उन्होंने कहा, ये हुआन बीस्ट कोर आपके हैं। जब तक आप इन कोर को परिष्कृत करते हैं, आप प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। उस समय आप मुझसे अधिक मजबूत होंगे। अध्याय का अंत। रिपोर्ट। बंद यह सही है। अगर हम इतने सारे आंतरिक कोर प्राप्त कर सकें तो स्वर्गीय युआन संप्रदाय निश्चित रूप से पहले से अधिक मजबूत होगा। लेकिन मुझे डर है कि कुछ स्वर्गीय कोर इन कोर हो सकते हैं। मोजियुन ने सिर हिलाया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उनके लिए लेट अर्थ कोर योद्धा से निपटना पहले से ही मुश्किल था। स्वर्गीय कोर योद्धा की तो बात ही छोड़ दें। ये तियानलांग ने कहा, चिंता मत करो, हम झोउ यान और लिनशी को ढूंढ सकते हैं। हम चारों के एक साथ काम करने से हमें एक स्वर्गीय कोर योद्धा से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। जब ये हुआन ने यह सुना तो उसे थोड़ा असहाय महसूस हुआ। 4 लोग, क्या उन्होंने उसे बाहर कर दिया? लेकिन इससे पहले कि वे एक स्वर्गीय कोर योद्धा से मिलते, वह अभी भी कुछ कर सकता था। इसलिए उन तीनों ने एक साथ काम करने और लूट को विभाजित करने का फैसला किया। ये हुआन को 30% मिलेगा और हेवनली युआन संप्रदाय को 70% मिलेगा प्रतिशत। बेशक इस तरह लेट अर्थ कोर योद्धा लूट को विभाजित कर देंगे। प्रारंभिक पृथ्वी कोर योद्धाओं और उससे नीचे के लिए वे लूट को विभाजित करेंगे। जल्द ही सॉअरिंग हेवन मैंशन के सर्वोच्च बुजुर्ग और संप्रदाय नेता झोउ यान सभी जीवित बचे लोगों को गुफा से बाहर ले गए और वापस आ गए। The 5 of them worked together and they were very efficient. In less than half an hour, they had cleaned up the entire area and split the loot equally. ये हुआन को काफी लूट भी मिली। खर्चों में कटौती करने के बाद उन्होंने 10 डेवोर क्रिस्टल अर्जित किए थे और उनमें से अधिकांश गोलियों और लाशों से थे। पिछले आधे घंटे में उन्होंने 1 दर्जन लेट अर्थ कोर योद्धाओं को भी मार डाला था। यह एक बहुत अच्छी लूट थी। यदि वे ये सभी आंतरिक कोर एक ही व्यक्ति को दे दे तो वे निश्चित रूप से स्वर्गीय कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। लेकिन बहुत बुरा, वे सभी विभाजित हो गए थे। अगर हम बाकी आंतरिक कोर को साफ कर सकते हैं तो हम चारों स्वर्गीय कोर क्षेत्र में घुसने में सक्षम हो सकते हैं। उन चारों के मन में एक ही विचार था। ये हुआन का भी यही विचार था, लेकिन वह पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में सोच रहा था। हालांकि उन्होंने जारी रखने की हिम्मत नहीं की। इसका कारण यह था कि ग्रीन सोर्स जॉइंट ने अचानक दहाड़ मार दी थी। बूम! इस हुंकार ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उसके बाद ये हुआन और अन्य 4 लोगों ने एक के बाद एक विशाल चट्टानें फूटती देखी। ये तीसरा विस्फोट है, सावधान रहें। झोउ यान तुरंत चिल्लाया। नहीं, यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं है। मुझे लगता है कि यह एक स्वर्गीय कोर योद्धा है। चलो चलें। स्वर्गीय कोर क्षेत्र। ये सुनकर हर कोई तुरंत पलट गया। उनके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटें। हालांकि इस बार केवल कुछ दर्जन बोल्डर थे, लेकिन ये बोल्डर पिछले वाले की तुलना में बहुत बड़े थे। वे निश्चित रूप से स्वर्गीय कोर गहन जानवर थे और यदि वे उनसे घिरे होते तो उनमें से 5 भी मौत से बच नहीं पाते। सौभाग्य से इस विस्फोट की शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी और यह केवल ग्रीन सोर्स जॉइंट के पास उतरा। जब यह उतरा तब भी यह ये हुआन और अन्य से 3 से 4 हजार मीटर दूर था। ये हुआन ने हवा में ऊंची छलांग लगाए। 10 मीटर से अधिक लंबे ग्रीन सोर्स जायंट्स को देखते हुए उन्होंने एक डरावनी अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उन्होंने एक पल के लिए गणना की और पता चला कि 30 से अधिक स्वर्गीय कोर योद्धा बाहर आ रहे थे और वे सभी स्वर्गीय कोर योद्धा थे। इस प्रकार वे अब सफाई करना जारी नहीं रख सकते थे। नहीं, हम अब अंदर नहीं जा सकते। अगर हमें एक ही समय में 2 लोगों द्वारा निशाना बनाया जाता है तो चीजें परेशान करने वाली होंगी। ये तियानलांग का माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। क्या अफसोस है। मोजियुन ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, ग्रीन सोर्स जॉइंट फिर से आकाश में दहाड़ने लगा। फिर छोटे ग्रीन सोर्स दिग्गजों ने बाहर जाना शुरू कर दिया। अच्छा नहीं, चलो चलें। झोउ यान की अभिव्यक्ति बदल गई और वह तुरंत घूम गया और चला गया। वे अब इस स्थान पर नहीं रह सकते थे। इस बार वे 10,000 मीटर की दूरी तक पीछे हट गए और समूह के बाकी सदस्यों के साथ फिर से संगठित हो गए। ठीक इसी समय एक चट्टान के ऊपर 2 संप्रदाय गिनती कर रहे थे। स्वर्गीय युआन संप्रदाय से 100 लोग आए, लेकिन केवल 30 ही बचे थे। जहां तक सॉअरिंग हेवन मैंशन की बात है, 60 आदमी आए, लेकिन 20 से भी कम जीवित बचे। जहां तक उड़ने वाले पर्वतों की बात है, उनमें से कई मारे गए और कुछ गहरे जानवर भी मारे गए। उनमें से केवल 20 ही बचे थे। हताहतों की संख्या वास्तव में अधिक थी। गड़गड़ाहट। दूर से तेज आवाजें आती रहीं। हर कोई घूम गया और उन्होंने देखा कि ग्रीन सोर्स जॉइंट अंततः आगे बढ़ रहा था।
लेकिन यह स्वर्गीय युआन संप्रदाय को तोड़ रहा था। वह हरित स्रोत विशालकाय, इसने ये कैसे किया? यह इतने सारे गहरे जानवरों को कैसे जन्म दे सकता है? इसने उस मिट्टी के आकार की सेलेस्टियल ब्लू रॉक को निगल लिया होगा और इसके कारण यह उत्परिवर्तित हो गया होगा। यदि नहीं तो यह ऐसा कैसे हो सकता है? अब पहले से ही स्वर्गीय कोर दिग्गज मौजूद हैं, क्या आगे कुछ छोटे स्वर्गीय कोर दिग्गज होंगे? अगर ये दिग्गज बाहर आते हैं तो पूरा स्वर्गीय जल महाद्वीप अराजकता में होगा। हम बहुत कमजोर होने के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि अपने साथी शिष्यों को मरते हुए देखें। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटे वहीं मरें। उद्धरण चिन्ह। सभी जीवित शिष्य एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। दूसरी ओर दोनों संप्रदायों के उच्चाधिकारी चर्चा कर रहे थे। स्वर्गीय युआन संप्रदाय नष्ट हो गया है और ग्रीन सोर्स जॉइंट हमसे बदला ले रहा है। मुझे डर है कि हम वापस नहीं जा सकते। हम बाकी शिष्यों को बसाने के लिए केवल दूसरी जगह ढूंढ सकते हैं। मोजी यून ने सिर हिलाकर कहा। इसके बारे में क्या ख्याल है? सॉअरिंग हेवन मैंशन आप सभी के रहने के लिए एक जगह खोल सकता है, जो यान ने उदारतापूर्वक कहा। ये तियानलांग ने यह सुनकर बहुत खुश हुए। धन्यवाद एल्डर जो। दोनों संप्रदायों के बीच संबंध बहुत सामान्य थे और उनका एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था। जो यान जगह छोड़ने को तैयार होने का कारण ये हुआन था। वे ये भी जानते थे कि ये हुआन और लिंजू एर के पूर्वज एक ही परिवार से थे और वे दोनों अपने अपने संप्रदायों में महत्वपूर्ण पदों पर थे। अतः अनजाने में ही दोनों संप्रदायों का एक विशेष संबंध हो गया। ठीक है, मुझे डर है कि हम शिष्यों की लाशें वापस नहीं ले सकते। आइए उन्हें ठीक करें और लंबी अवधि के लिए योजना बनाएं। फिर दोनों संप्रदायों ने पास में एक अस्थायी शिविर बनाया। हालांकि माहौल बेहद अजीब था। ग्रीन सोर्स जॉइंट में 3 बार विस्फोट होने के बाद भी इसमें दोबारा विस्फोट नहीं हुआ। हालांकि इसने पहले ही पूरे स्वर्गीय युआन संप्रदाय को नष्ट कर दिया था और पहाड़ पर उसके राजा के रूप में कब्जा कर लिया था। हेवनली युआन संप्रदाय में ग्रीन सोर्स जॉइंट के कारण माहौल खराब था। हालांकि इमारतों के क्षतिग्रस्त होने पर उनका पुनर्निर्माण किया जा सकता था। स्वर्गीय युआन संप्रदाय के पास अभी भी उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संरचनाएं थीं। इन संरचनाओं को ग्रीन सोर्स जॉइंट द्वारा भी नष्ट कर दिया गया था। दोनों संप्रदायों ने हुआन जानवरों की रक्षा करने और उन्हें हमला करने से रोकने के लिए कुछ लोगों को छोड़ दिया। जहां तक दूसरों की बात है, उन्होंने अपने अपने शिविरों में विश्राम किया। ये हुआन ने जंगल में मिली सभी लाशों को बाहर निकाला और उन्हें दफनाने के प्रभारी लोगों को सौंप दिया। फिर वह उस गुफा में लौट आया जिसे उसने स्थापित किया था। सोंग सुइजिंग गुफा में एकमात्र था। जब उसने ये हुआन को अंदर आते देखा तो उसने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या गलत है? आपके पास ऐसी अभिव्यक्ति क्यों है? ये हुआन ने आश्चर्य से पूछा। मैं बहुत कमजोर महसूस करता हूँ। मैं बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। सोंग सुइजिंग ने भौहें चढ़ा दी। ये हुआन जानती थी कि पहले जो हुआ उससे वह चिंतित होगी। उसने झट से कहा, ऐसा किसने कहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुश्मन बहुत मजबूत है, इसलिए आप कमजोर महसूस करते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, वह सोंग सुइजिंग के पास गया और कुछ हुआन बीस्ट कोर निकाले। उन्होंने कहा, ये हुआन बीस्ट कोर आपके हैं। जब तक आप इन कोर को परिष्कृत करते हैं, आप प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। उस समय आप मुझसे अधिक मजबूत होंगे। अध्याय का अंत। रिपोर्ट बंद। लेकिन इन्हें पाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? सोंग सुइजिंग ने तुरंत इन कोर को वापस अपनी ओर धकेल दिया। ये हुआन ने उदासीन हंसी छोड़ते हुए कहा, मेरी स्टोरेज विंग में इन कोर की मात्रा आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। इतना ही नहीं, मैंने आपके भाई के लिए भी एक सेट तैयार किया है। फिर उन्होंने इन कोर का एक और सेट निकाला। यदि ये इन कोर बेचे जाते तो निश्चित रूप से इनकी कीमत आसमान छूती। वास्तव में सोंग सुइजिंग को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये हुआन ने असहाय होकर अपने गालों पर चुटकी ली और कहा, वे सिर्फ इन कोर हैं, मैं बाद में कुछ और लेने जाऊंगा। सोंग सुइजिंग ये सुनकर हैरान रह गई। आप फिर से वहां वापस जा रहे हैं? वहां एक स्वर्गीय कोर योद्धा है। चिंता मत करो, मैं स्वर्गीय युआन संप्रदाय में नहीं जा रहा हूं, मैं ग्रीन सेरेन लैंड में जा रहा हूं। अब जब ग्रीन सोर्स जॉइंट चला गया है तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे धमकी दे सके। ये हुआन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं भी जा रहा हूं, सोंग सुइजिंग ने दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। बस यहीं रहो और गहरे जानवर के आंतरिक कोर को परिष्कृत करो। ये गोली पहले की तरह ही है, यह उस गति को काफी बढ़ा सकती है जिस पर आप आंतरिक कोर को परिष्कृत करते हैं। मैं केवल कुछ दिनों के लिए चला जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो आप लोग अर्थ कोर चरण तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। ये हुआन ने कुछ और गोलियां निकाली। पृथ्वी कोर क्षेत्र। ये सुनकर सोंग सुइजिंग की आंखें चमक उठी। वह केवल प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र में थी और वह अभी भी पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश करने से एक कदम दूर थी। क्या कुछ दिनों में पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश करना वास्तव में संभव था? ठीक इसी समय उसने अवचेतन रूप से अपना सिर नीचे किया और चारों ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि सभी आंतरिक कोर पृथ्वी कोर क्षेत्र में थे, एक भी नश्वर कोर क्षेत्र में नहीं था। तो फिर सावधान रहो, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। सोंग सुइजिंग ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने उसका पीछा न करने का फैसला किया। अभी सर्वोच्च बुजुर्ग ने कहा कि वह पहले सभी को सॉअरिंग हेवन मैंशन में वापस ला सकते हैं। आप लोग पहले वापस जा सकते हैं, मैं बाद में सीधे सॉअरिंग हेवन मैंशन में जाऊंगा। ये हुआन ने कहा। सोंग सुइजिंग ने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। इससे पहले उसे ये हुआन पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन इस बार वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। ये हुआन संभवतः एकमात्र व्यक्ति था जो लेड मॉडल कोर क्षेत्र में खेती के आधार के साथ एक छोटे पृथ्वी कोर ग्रीन सोर्स विशालकाय को आसानी से मार सकता था। वे दोनों चुपचाप थोड़ी देर गुफा में इंतजार करते रहे। इसके तुरंत बाद सुप्रीम एल्डर ने किसी को सॉअरिंग फर्मामेंट हवेली में लौटने के लिए कहने के लिए भेजा। जहां तक ये हुआन का सवाल है, वह एक रॉक पर सवार हुआ और सीधे ग्रीन सेरेन लैंड की ओर चला गया। हरा स्रोत विशालकाय, हरा स्रोत विशालकाय, हरा स्रोत विशालकाय। डॉट 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 डॉट। यदि किसी को उच्च श्रेणी को परिष्कृत करना हो तो उसकी खेती छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। नोट, यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटें। हालांकि इस विधि के माध्यम से प्राप्त खेती स्थिर नहीं थी। अगर इसका उपयोग रिफाइनिंग पिल के साथ किया जाता था जिसके लिए ये हुआन ने आदान प्रदान किया था, तो न केवल रिफाइनिंग की गति बहुत बढ़ जाएगी बल्कि कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। इसलिए इस बार ये हुआन बड़ी मात्रा में इन कोर का शिकार करना चाहता था, फिर उन्हें रिफाइनिंग पिल के साथ बेचना चाहता था। लाभ निश्चित रूप से इन कोर के उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक होगा। हालांकि इस बहुमूल्य भूमि के लिए कुछ प्रतिस्पर्धी भी थे।
सोआरिंग हेवन मेंशन से 2 अर्थकोर संप्रदाय के बुजुर्ग आए। वे मुख्य हथियार शिल्पकार एल्डहो और मुख्य कीमियागर एल्डलियान थे। जहां तक स्वर्गीय युआन संप्रदाय का सवाल है, उन्होंने 2 प्रारंभिक पृथ्वी कोर संप्रदाय के बुजुर्गों को भेजा। मुकाबला काफी जबरदस्त था। वे पांचों एक रॉक पर सवार हुए और ग्रीन सेरेन लैंड की ओर चले गए। उन्होंने रात भर यात्रा की और उन्हें आने में केवल 1 दिन लगा। उसके बाद उन्होंने रॉक को एक सुरक्षित स्थान पर आराम करने के लिए कहा। फिर वे सभी ग्रीन सेरेन लैंड में प्रवेश कर गए। टीएस, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। मेरी दक्षता निश्चित रूप से उन चारों की तुलना में अधिक है। येहुआन ने उपहास किया। 4 बड़े क्षेत्रों में इतने कम दिव्य कोर योद्धा होने का कारण गहरे जानवरों की कमी थी। गहन बीस्ट कोर के बिना उन्हें खेती में मदद करने के लिए वे केवल समय पर भरोसा कर सकते थे। यदि वे भारी मात्रा में गहन जानवर कोर प्राप्त कर सकते हैं तो सोआरिंग हेवन हवेली निश्चित रूप से स्वर्गीय युआन संप्रदाय को पार कर जाएगी। लेकिन येहुआन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यहाँ अभी भी गहरे पृथ्वी कोर गहरे जानवर थे। 3 बजे 600 मीटर। येहुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पल के लिए महसूस किया, फिर वह तुरंत बाहर निकल गया। कत्लेआम शुरू हो गया था। अल्पिराम ग्रीन सेरेन लैंड कोई बड़ी जगह नहीं थी। चूंकि वे 5 अलग अलग दिशाओं से दाखिल हुए थे, इसलिए उन्हें यहाँ के सभी गहन जानवरों को मारने में शायद केवल 2 दिन लगेंगे। येहुआन की दक्षता बेहद तेज थी। केवल आधे दिन में उसने पहले ही 100 से अधिक गहरे जानवरों को मार डाला था और विभिन्न रैंकों के 100 से अधिक गहरे जानवरों के आंतरिक कोर प्राप्त कर लिए थे। उनमें से 7 अर्थ कोर इनकोर भी थे, जिनमें से 3 प्रारंभिक अर्थ कोर चरण में थे। कुल मिलाकर 100 से अधिक गहरे जानवर कोर थे। हालांकि जब रात हुई तो येहुआन को अचानक एक लाश दिखाई दी। इंसान की लाश थी जिसने उसे झकझोर दिया। येहुआन ने अपनी आंखें तिरछी कर लीं और महसूस किया कि उसने पहले भी लाश देखी थी। वह तुरंत सदमे में बड़बड़ाया, क्या ये स्वर्गीय युआन संप्रदाय का ग्रैंड एल्डर नहीं है? यहाँ उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसने अवचेतन रूप से आसपास की जांच की और यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई जीवित चीज नहीं थी, वह लाश के पास चला गया। ये लाश वास्तव में स्वर्गीय युआन संप्रदाय की ग्रैंड एल्डर थी। स्वर्गीय युआन संप्रदाय के ग्रैंड एल्डर प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र विशेषज्ञ थे। येहुआन से खरीदे गए मिड अर्थ कोर रियलम प्रोफाउंड बीस्ट को शामिल करने के साथ उसे एक प्रोफाउंड अर्थ कोर प्रोफाउंड बीस्ट के खिलाफ लड़ने में सक्षम होना चाहिए था। फिर भी वह वहीं मर गया था। येहुआन ने शव की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि जब ग्रैंड एल्डर की मृत्यु हुई तो उसकी अभिव्यक्ति बेजान थी। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। ये नॉर्यान रिंग और मिड अर्थ टूल अभी भी यहाँ हैं। लगता है किसी ने नहीं किया। उसे क्या मार सकता था? येहुआन बेहद आश्चर्यचकित था। उसने तुरंत ही नॉर्यान रिंग और मिड अर्थ टूल को हटा दिया। हालांकि जैसे ही वह लाश को दूर रखने वाला था, वह ये देखकर चौंक गया कि लाश को ये नॉर्यान रिंग में नहीं डाला जा सकता है। वह क्यों था? येहुआन बहुत आश्चर्यचकित था। भक्षण प्रणाली लाशों को संग्रहित नहीं कर सकती थी, लेकिन ये नॉर्यान रिंग कर सकती थी। हालांकि अगले ही पल उसे पता चल गया कि क्यों। लाश के पेट में कुछ तैरता हुआ सा। इस समय चीज अचानक तैरकर लाश के गले तक पहुंच गई, फिर अचानक बाहर कूद गई। अच्छा नहीं, येहुआन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने तुरंत 8 उजाड़ तलवार को अलग कर दिया और उसे 8 उजाड़ ढाल में संघनित कर दिया और उसके सामने अवरुद्ध कर दिया। धमाका! किसी चीज ने 8 उजाड़ ढाल पर प्रहार किया, लेकिन ढाल ने उसे अवरुद्ध कर दिया। येहुआन इसे नहीं देख सका। उसकी आंखें चमक उठी और जैसे ही उसकी आवाज बजी, डेनेसेंस की लहर बाहर आ गई। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या हो, मैं तुम्हें पहले 8 टुकड़ों में काट दूंगा। 8 उजाड़ पवन संरचना। एक पल में ढाल टुकड़े टुकड़े हो गई और एक जटिल पैटर्न में चलने लगी। हालांकि जैसे ही 8 नुकीले ब्लेड तेज गति से आगे बढ़ रहे थे, येहुआन ने झाड़ियों में हरी बत्ती चमकती देखी। भागने की कोशिश कर रहे हैं। येहुआन ने अपना मिड अर्थ टूल धनुष निकाला और उस दिशा में फायर ड्रैगन एरो शूट किया। अत्यधिक उच्च तापमान ने पेड़ों को तुरंत जलाकर राख कर दिया। हालांकि बात फिर भी भागने में कामयाब रही। वह कौन सी चीज है? यह इतना तेज कैसे हो सकता है? येहुआन ने सदमे की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी आंखें भी नहीं देख पा रही थीं कि वह चीज क्या है। इसके अलावा वह इसे महसूस कर सकता था जब ये चल रहा था, लेकिन झाड़ियों में प्रवेश करने के बाद वह इसे महसूस नहीं कर सका। इसका मतलब था कि यह अभी भी आसपास था। ये चीज क्या बकवास है? यह मेरे गले में कैसे घुस सकता है? सौभाग्य से मेरे पास 8 उजाड़ ढाल है, अन्यथा मेरे आंतरिक अंग से खा जाते। इस बारे में सोचते हुए येहुआन ने अवचेतन रूप से अपनी लार निगल ली। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और फायर ड्रैगन एरो को बाहर निकाल दिया, जिससे आसपास का क्षेत्र जल गया और चीज को अपना असली रूप दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया और तीसरा तीर चलाया, एक हरी बत्ती दिखाई दी। आखिरकार यह खत्म हो गया। मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। आइए देखें कि आप कैसे प्रवेश करेंगे। येहुआन ने मन ही मन सोचा और एक बार फिर 8 उजाड़ पवन संरचना का उपयोग किया। उसी समय उसने अपने हाथ में लंबा धनुष उठाया और आकाश की ओर गोली मार दी। तीरों की बारिश, अनगिनत तारों की रोशनी बाहर निकली और आसपास के पेड़ों को भेद दिया। हरी बत्ती भयभीत हो गई और तेजी से दूर भाग गई। येहुआन की नजर उसकी आकृति पर पड़ी और उसकी आंखें टिमटिमा उठीं। मिड रैंक अर्थ रियलम मार्शल आर्ट सोल ब्रेकिंग एरो। स्वूश! तीर आकाश में छेद कर गया, लेकिन वह उस चीज से नहीं टकराया। इतनी तेज गति, ये पहले ही मुझसे आगे निकल चुकी है। येहुआन एक बार फिर हैरान रह गए। उसकी गति पहले से ही तेज मानी जाती थी, यहाँ तक कि एक छोटा पृथ्वी कोर योद्धा भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन ये चीज येहुआन से भी तेज थी। इसे पृथ्वी कोर क्षेत्र के चरम पर होना चाहिए। ये चीज एक छोटे सांप की तरह दिखती है, लेकिन यह मुझसे बहुत तेज है। मैं हार मानूंगा। हालांकि लेट अर्थ कोर क्षेत्र में एक गहरे जानवर का गहरा कोर बहुत कीमती था और एक मार्शल कलाकार को, जो अभी अभी पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश किया था, प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र में घुसने की अनुमति दे सकता था। ये छोटा सांप इससे डरता भी नहीं था। 8 उजाड़ पवन हत्या सरणी। येहुआन को इसे मारने पर भरोसा नहीं था। अगर यह गलती से उसके पेट में घुस गया तो ये परेशानी होगी। दिल खाया तो ठीक था, किडनी खाई तो क्या? तब वह कैसे खेलने वाला था? इसलिए येहुआन ने इस बार कायब बनने का फैसला किया। लेस देन ग्रेटर दैन। स्वर्गीय युआन संप्रदाय के महान बुजुर्ग की लाश को दूर रखने के बाद येहुआन सीधे विपरीत दिशा में चले गए। उसके बाद उसे एक जगह मिली और उसने ग्रेट एल्डर की भंडारण अंगूठी को अपने भक्षण स्थान में खाली कर दिया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। स्मॉल अर्थ कोर योद्धा की संपत्ति वास्तव में बुरी नहीं है।
ये हुआन कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। निदान की गिनती न करते हुए उसके पास लगभग 1 ट्रिलियन भक्षण बिंदु थे, जो एक भक्षण क्रिस्टल के बराबर था। उसने सावधानीपूर्वक गणना की। इसमें 33 मॉर्टल कोर इनर कोर, 3 अर्ली अर्थ कोर इनर कोर और 2 इनिशियल अर्थ कोर इनर कोर थे। कुल मिलाकर लगभग 5 डेवोल क्रिस्टल थे। इसके बाद उसने फिर से मारना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अब लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसकी किडनी खाई जा सकती थी। रात में हरी भूमि अंधेरा नहीं है और कई पौधे एक बेहोश प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। जहां तक नजर जा सकती थी, हरी रोशनी ने उन हरी चमड़ी वाले हुआन जानवरों को इसके भीतर बहुत अच्छी तरह से छिपने की अनुमति दी। हालांकि ये हुआन अपने वंश की मदद से इन रहस्यमय जानवरों को आसानी से ढूंढ सकता था। ठीक इसी समय उसे ये हुआन के कानों में हल्की सी आवाज आई। ये हवा में घास की सरसराहट की आवाज नहीं थी, बल्कि जमीन पर कुछ हिलने की आवाज थी। ये बहुत बड़ी बात है। ये हुआन को तुरंत इसका एहसास हुआ। वह छोटा सा सांप था, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी खास थी। छोटा सांप अभी अभी एक व्यक्ति के मुंह में घुसा था। लेस देन ग्रेटर देन। ये कौन है? ये हुआन का दिल कांप उठा। अभी उनके अलावा ग्रीनलैंड में केवल 3 लोग बचे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि यह मरा हुआ व्यक्ति कौन है। ये हुआन कुछ 100 मीटर दूर खड़ा था। उन्होंने मिड रैंक का तीर धनुष और तीर निकाले और इंतजार किया। कुछ 100 मीटर दूर की आकृति पागलपन से हिल रही थी। अंत में वह मृत अवस्था में लंगड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। चूंकि वह मर चुका है तो मैं तुम्हें नाराज कर दूंगा। ये हुआन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपना धनुष खींचा और कुछ सोल ब्रेकिंग एरो मारे। झपट्टा, आत्मा तोड़ने वाले तीर हवा में छेद कर लाश से टकराए। क्या मैंने इसे मारा? ये हुआन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने कुछ और तीर चलाए, बस मामले में कुल 7 तीर, जो सभी लाश के पेट पर लगे। उसके बाद ये हुआन को लाश के मुंह से कुछ भी निकलते हुए महसूस नहीं हुआ। फिर वह लाश के पास पहुंचा। लाश कोई और नहीं बल्कि सोआरिंग हेवन मैंशन के मुख्य हथियार शिल्पकार एल्डहू की थी। हालांकि एल्डहू की लाश पहले से ही छेदों से भरी हुई थी। सोल ब्रेकिंग एरो ने 7 बार छेद किया था। मुझे क्षमा करें, मेरा इरादा लाश को कोड़े मारने का नहीं था। ये हुआन ने अपने दिल में 2 सेकंड के लिए शोक मनाया। फिर वह चुपचाप चला गया। इस समय हरी बत्ती की एक गेंद अचानक हरी दाढ़ी वाले बुजुर्ग के पेट से निकली और सीधे ये हुआन की ओर चली गई। वह अभी मरा नहीं है। ये हुआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अचानक 8 उजाड़ तलवार को अलग कर दिया। लेस देन ग्रेटर देन। 8 उजाड़ ढाल बजना। 8 उजाड़ ढाल एक पल में बनी। संयोग से ये छोटे सांप के सिर को जकड़ने के लिए हुआ। ये हुआन को किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक सोल ब्रेकिंग एरो शूट किया। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। कृपया पृष्ठ पलटें। हुश। 8 डेसोलेट शील्ड के बीच में एक ठंडी रोशनी चमकी और छोटे सिर में जा लगी। बजना। 8 उजाड़ ढाल खुल गई और छोटे सांप की लाश जमीन पर गिर गई। इस समय ये हुआन ने अंततः छोटे सांप की उपस्थिति देखी। ये छोटा सा सांप एक साधारण सांप से अलग नहीं था। वह सब तरफ हरा था और उसके सिर पर एक वृत्त चिन्ह था। इतना साधारण छोटा सांप, यह इतना तेज कैसे हो सकता है? यह क्या है? ये हुआन बैठ गया और मृत सांप के शरीर पर अपना हाथ रख दिया। वह मन ही मन बुदबुदाया, देवो। हालांकि अगले ही पल उन्होंने एक सिस्टम अधिसूचना सुनी जो दूसरों से अलग थी। यह एक सिस्टम अधिसूचना थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। डिंग, मेजबान ने एक भक्षक जानवर की लाश को खा लिया है। इनाम एक उन्नति बिंदु है। क्या? ये हुआन आश्चर्यचकित था। उन्होंने अपनी चेतना को भक्षण प्रणाली में डुबो दिया। इस समय भक्षण क्रिस्टल और भक्षण बिंदुओं के अलावा भक्षण प्रणाली में एक अतिरिक्त उन्नति बिंदु था। जैसे ही वह सोच रहा था कि उन्नति का बिंदु क्या है, एक और अधिसूचना सुनाई दी। डिंग, हाईग्रेड ब्लड लाइन एडवांसमेंट सिस्टम को सक्रिय करना। ये हुआन की आंखें चमक उठीं। हाईग्रेड ब्लड लाइन एडवांसमेंट सिस्टम। उन्होंने तुरंत हाईग्रेड ब्लड लाइन की जांच की जिसके साथ उन्होंने फ्यूज किया था और महसूस किया कि कई और शाखाएं थीं। 1000 बीस्ट ब्लड लाइन उन्नत किया जा सकता है। उन्नति पद 1 ताकत। वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक उन्नति से दोनों हाथों की ताकत 10% बढ़ जाएगी प्रतिशत। उन्नति पद 2 चपलता। वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक उन्नति से गति की गति 10% बढ़ जाएगी प्रतिशत। थंडरबोल्ट लेपर्ड ब्लड लाइन उन्नत किया जा सकता है। उन्नति पद 1 चपलता। वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक उन्नति से गति की गति 10% बढ़ जाएगी प्रतिशत। उन्नति पद 2 जंपिंग पावर। वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक उन्नति से गति की गति 10% बढ़ जाएगी प्रतिशत। 1000 फूल ब्लड लाइन उन्नत किया जा सकता है। उन्नति पद 1 पुनर्प्राप्ति गति। वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक उन्नति से पुनर्प्राप्ति की गति 10% बढ़ जाएगी प्रतिशत। उन्नति पद 2 विश्रण क्षमता। वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक प्रगति से विश्रण क्षमता में 10% की वृद्धि होगी प्रतिशत। तलवार सम्राट ब्लड लाइन उन्नत किया जा सकता है। उन्नति पद 1 तलवार कौशल शक्ति। वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक उन्नति से तलवार कौशल की शक्ति में 10% की वृद्धि होगी प्रतिशत। उन्नति पद 2 धारणा। वर्तमान उन्नति 0 है। प्रत्येक उन्नति से तलवार कौशल की धारणा में 10% की वृद्धि होगी प्रतिशत। ये हुआन 10 से अधिक रक्त रेखाओं के साथ जुड़ गया था। प्रत्येक रक्त रेखा को उन्नत किया जा सकता है। उन्होंने एक नजर डाली और महसूस किया कि यह उन्नति बिंदु बहुत अधिक प्रबल था। 10,000 बीस्ट ब्लड लाइन के 2 उन्नति पद बहुत उपयोगी थे। एक था अपने हाथों की ताकत बढ़ाना, जबकि दूसरा था अपने पैरों की गति बढ़ाना। यदि उसने 10 उन्नति अंक प्राप्त किए और 10,000 बीस्ट ब्लड लाइन की चपलता को 10 गुना आगे बढ़ाया तो क्या उसकी गति 2 गुनी नहीं हो जाएगी? उन्होंने सभी रक्तरेखा उन्नति पथों को देखा और महसूस किया कि गति की गति सबसे अच्छा विकल्प थी। दुनिया की सभी मार्शल आर्ट में केवल गति ही अजय थी। जब तक किसी की गति काफी तेज थी तब तक वह किसी व्यक्ति को पेड़ की शाखा से चाकू मारकर हत्या भी कर सकता था। यदि किसी की गति काफी तेज थी तो वह किसी व्यक्ति के सिर को लात से भी तोड़ सकता था। उनके पास हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी और ताकत उनकी पसंदीदा नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आंदोलन की गति का चयन करेंगे। आंदोलन की गति में 10% की वृद्धि किसी लड़ाई में जीत और हार के बीच का अंतर हो सकती है। हालांकि अगले ही पल ये हुआन को अचानक एक और समस्या का एहसास हुआ। 10,000 बीस्ट ब्लड लाइन और थंडर लेपर्ड ब्लड लाइन दोनों के पास गति उन्नति पद थे। इसके अलावा 10,000 बीस्ट ब्लड लाइन और थंडर लेपर्ड ब्लड लाइन दोनों शारीरिक ब्लड लाइन थे। भविष्य में वह केवल एक ब्लड लाइन को शीर्ष स्तर पर अपग्रेड कर सका। वह शीर्ष स्तर के ब्लड लाइन विस्तार के लिए आदान प्रदान करके ही दूसरी ब्लड लाइन को अपग्रेड कर सका।
10,000 बीस्ट्स ब्लडलाइन के आगे बढ़ने के बाद ये बीस्ट किंग ब्लडलाइन होगी। थंडर लेपर्ड ब्लडलाइन के आगे बढ़ने के बाद इसे लाइटनिंग लेपर्ड कहा जाएगा। बीस्ट किंग ब्लडलाइन में ताकत और गति दोनों थी, जबकि लाइटनिंग लेपर्ड ब्लडलाइन अतिरिक्त कूदने की क्षमता के साथ पूरी तरह से गति थी। यदि उन्होंने लाइटनिंग लेपर्ड ब्लडलाइन को चुना तो यह निश्चित रूप से बीस्ट किंग ब्लडलाइन से तेज होगा। समस्या ये थी कि भविष्य में उसे किस वंश को शीर्ष स्तर पर अपग्रेड करना चाहिए। गति में अंतर होता। इसके अलावा यदि उन्होंने 10,000 बीस्ट ब्लडलाइन को बीस्ट किंग ब्लडलाइन में अपग्रेड किया तो क्या उन्नति प्रभाव शून्य पर रीसेट हो जाएगा? क्या उन्नति के बिंदु गायब हो जाएंगे या वापस कर दिए जाएंगे? इन दो सवालों ने ये हुआन को बहुत विवादित बना दिया। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा और निर्णय लेने से पहले कुछ देर सोचा। अगर इसे शून्य पर रीसेट कर दिया जाए तो किसे परवाह है? आइए पहले वर्तमान को अपग्रेड करें। द बीस्ट किंग ब्लडलाइन आपकी है। उस समय येहुआन ने 10,000 बीस्ट ब्लडलाइन की गति को अपग्रेड करने का फैसला किया। लेस देन ग्रेटर दैन। डिंग, अपग्रेड सफल। मेजबान की गति 10% बढ़ जाती है प्रतिशत। संकेत सुनने के बाद येहुआन की आकृति चमक उठी और दौड़ने लगी। निश्चित रूप से मेरी गति की गति 10% बढ़ गई है प्रतिशत। इसके अलावा जब मैं मार्शल आर्ट का उपयोग करता हूं तो एक प्रभाव भी होता है। इस बढ़ावा के साथ मेरी युद्ध शक्ति कम से कम 30% से 30% है प्रतिशत। ये जुबान अपने दिल में जोर से हंसा क्योंकि वह बहुत खुश लग रहा था। जल्दी से जंगल के चारों ओर घूम रहा था। उसने पहले ही मन बना लिया था, वह सबसे पहले 1000 बीस्ट ब्लडलाइन को उच्चतम स्तर पर अपग्रेड करेंगे क्योंकि इसे उनकी पूरी काया में निखार आएगा। वह उन्नति के अंक बचाना नहीं चाहता था जब उसके पास शीर्ष पायदान की वंशावली थी। वह वर्तमान में जीना चाहता था। जहां तक थंडर लेपर्ड ब्लडलाइन का सवाल है, उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह शीर्ष स्तर का ब्लडलाइन विस्तार बर्दाश्त नहीं कर लेता। इस बार येहुआन ने वास्तव में आने में कोई गलती नहीं की। न केवल मिस्टिकल बीस्ट इनकोर का लाभ था बल्कि एक उन्नति बिंदु भी था। उस छोटे सांप को भक्षक जानवर कहा जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे अंदरूनी खाने के बाद भी यह अभी भी एक उंगली जितना मोटा है। मुझे चारों ओर देखने दो और देखो कि क्या कोई और है। जब उसने ये सोचा तो येहुआन अब और नहीं रुका और हरी भूमि के इस टुकड़े की खोज जारी रखी। उन्हें आशा थी कि अन्य 8 या 10 भक्षण करने वाले जानवर होंगे। इस तरह उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। हालांकि एक भक्षण करने वाले जानवर का सामना करना पहले से ही एक बेहद कठिन मामला था। उसने पूरी ग्रीन सेरेन भूमि की खोज की लेकिन उसे दूसरा भक्षण करने वाला जानवर नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि जो भक्षक जानवर पहली बार भाग निकला था वही उसने मारा था। लेस देन ग्रेटर दैन। क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये भक्षण करने वाला जानवर एक छोटे सांप जैसा दिखता है या कुछ और। मुझे उम्मीद है कि मैं इसे फिर से मिल सकता हूँ। येहुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। भक्षक जानवर की खोज करते समय उसने कई रहस्यमय जानवरों को मार डाला था। हालांकि उनकी गति में केवल 10% की वृद्धि हुई थी लेकिन उनकी दक्षता में बहुत वृद्धि हुई थी। 2 दिन बाद उसने ग्रीन सेरेन लैंड में सभी रहस्यमय जानवरों को लगभग मार डाला था। पूरी ग्रीन सेरेन लैंड शांत थी। पक्षियों की चहचहाहट भी नहीं सुनी जा सकती थी। सभी जीवित प्राणी मारे जा चुके थे। येहुआन की फसल भी बहुत अच्छी थी। स्वर्गीय युआन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग और सोअरिंग हेवन मैंशन के मुख्य हथियार रिफाइनर एल्दहू को छोड़कर उनके पास 270 से अधिक मॉडल कोर इनकोर थे। उनके पास 17 आंतरिक कोर थे जो अभी अभी पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, 10 प्रारंभिक पृथ्वी कोर आंतरिक कोर और यहाँ तक कि 2 उन्नत पृथ्वी कोर आंतरिक कोर भी थे। इतना ही नहीं, उसने लाशों और प्राकृतिक खजानों को खाकर 10 से अधिक भक्षण क्रिस्टल भी प्राप्त किए थे। अब उनके पास कुल 35 भक्षण क्रिस्टल थे और इसमें अन्य 2 रहस्यमय जानवर कोर शामिल नहीं थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि वह सभी रहस्यमय जानवर कोर को खा सकते हैं तो वह पृथ्वी कोर क्षेत्र में घुसने से बहुत दूर नहीं होंगे। अभी वह सोअरिंग हेवन के स्थान की ओर भाग रहा था। उसके आने से पहले स्वर्गीय युआन संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग और सोअरिंग हेवन मैंशन के मुख्य किमियागर एल्दलियान आ गए थे। येहुआन, आखिरकार तुम यहाँ हो। जब एल्दलियान ने येहुआन को देखा तो वह कहने से खुद को नहीं रोक सका। एल्दलियान, येहुआन ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया। जब वह ग्रीन सेरेन लैंड में था तब वह एल्दलियान से मिला था और उसे एल्दहू की मृत्यु के बारे में बताया था। यही कारण है कि एल्दलियान को इसके बारे में पहले से ही पता था। जहां तक स्वर्गीय युआन संप्रदाय के महान बुजुर्ग का सवाल है, उन्होंने उसे सच भी बताया। उस महान बुजुर्ग की लाश को स्वर्गीय युआन संप्रदाय के प्रवर्तन बुजुर्ग एल्दहू के बगल वाले बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया गया था। लेस देन ग्रेटर दैन। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान बुजुर्ग इतनी बुरी तरह मरेंगे। उसका पेट खाली हो गया। स्वर्गीय युआन संप्रदाय के प्रवर्तन बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और लाश को अपने पास रख लिया। लाश के अलावा येहुआन ने मिस्टिकल बीस्ट कोर सहित स्वर्गीय युआन संप्रदाय के महान बुजुर्गों का सामान भी ले लिया। अब उसके पास इन क्रिस्टलों की कमी नहीं थी। वरिष्ठ, कृपया अपने दुख को रोकें, येहुआन ने शांति से कहा। मार्शल आर्ट की राह पर जीवन और मृत्यु भाग्य पर निर्भर हैं। प्रवर्तन बुजुर्ग ने फिर आह भरी। एल्दलियान भी थोड़ा दुखी था क्योंकि एल्दहू उसका अच्छा दोस्त था। वे दोनों कुछ दशकों के लिए सोअरिंग हेवन मैंशन में एक साथ शामिल हुए थे। किसने सोचा होगा कि एल्दहू यहीं मर जाएगा। एल्दलियान जल्दी ही ठीक हो गए। आखिर उसे बड़ी बड़ी लहरें देखने की आदत थी। उसने सिर घुमाकर पूछा, भूल जाओ, अब इस बारे में बात नहीं करते। येहुआन, आपकी फसल कैसी है? ये प्रश्न सुनकर येहुआन केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। जब एल्दलियान और स्वर्गीय युआन संप्रदाय के प्रवर्तन बुजुर्ग ने उनकी मुस्कान देखी तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि येहुआन की फसल उस स्तर पर पहुंच गई है जिसकी उन्होंने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। प्रवर्तन बुजुर्ग ने बार बार आह भरी। ये वास्तव में यांगीजी नदी की तरह था जो लहरों को आगे बढ़ा रही थी। प्रत्येक लहर पिछली लहर की तुलना में अधिक मजबूत थी। ठीक है, यांगीजी नदी क्या थी? अल्पिराम। अब जब वे तीनों आ गए थे तो वे सीधे सोअरिंग हेवन रॉक पर सवार हुए और सोअरिंग हेवन मैंशन में वापस चले गए। वापस जाने के अवसर का लाभ उठाते हुए दोनों बुजुर्गों ने अपने रहस्यमय जानवर कोर को भी परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उनमें से एक प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र में था जबकि दूसरा अभी अभी पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश किया था। उनकी खेती पहले से ही सफलता के कगार पर थी। जब तक वे संबंधित रहस्यमय जानवर कोर को परिष्कृत करते हैं तब तक वे इसे तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। 10 दिन बाद वे सोअरिंग हेवन मैंशन में भी लौट आए। इस समय सोअरिंग हेवन मैंशन ने हेवनली युआन संप्रदाय के शिष्यों के रहने और खेती करने के लिए हेवनली एबोर्ड के पास एक क्षेत्र पहले ही खोल दिया था।
ये हुआन के अपने निवास पर लौटने के बाद उन्होंने पाया कि सोंग सुइजिंग वहां नहीं था, इसलिए वह सुप्रीम एल्डर को खोजने के लिए फर्मामेंट पीक पर गए। आप वापस आ गए, इस बार फसल कैसी रही? झोउ यान पूछे बिना नहीं रह सका। बुरा नहीं, लेकिन एल्डर हु मर चुका है और मैंने उसका शव एल्डर लियान को सौंप दिया है। ये हुआन ने आह भरी। झोउ यान ने यह सुनकर एक दुखद अभिव्यक्ति दिखाई, लेकिन वह जल्दी से ठीक हो गया और कहा, अफसोस, जीवन और मृत्यु का अपना भाग्य है। सर्वोच्च बुजुर्ग सुइजिंग कहाँ है? ये हुआन ने फिर पूछा। वह आधे महीने से अधिक समय से दूर था, इसलिए उसे नहीं पता था कि सोंग सुइजिंग आंतरिक कोर को कैसे परिष्कृत कर रहा था। यह झोउ यान रुका, इससे ये हुआन का दिल कांप उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ हुआ हो? चिंता मत करो, वह ठीक है। वह जज के साथ एक बहुत ही अजीब स्थिति में प्रवेश कर गई। मेरे साथ आओ। झोउ यान खड़ा हो गया। एक बहुत ही अजीब राज्य। जब ये हुआन ने यह सुना तो उसने थोड़ी भौहें सिकोड़ लीं। कैसी विचित्र अवस्था। उन्होंने झोउ यान का पीछा किया और अंततः एक खेती कक्ष के सामने पहुंचे। फिर झोउ यान ने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ये हुआन ने पीछा किया और पाया कि सोंग सुइजिंग और जज सोंग दो पत्थर की कुर्सियों पर आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठे थे। वह भयभीत हो गया। सोंग सुइजिंग का शरीर बर्फ के क्रिस्टल की एक परत से ढका हुआ था जो समय समय पर ठंड उत्सर्जित करता था। जहां तक जज सोंग की बात है, उसका पूरा शरीर लाल और पसीने से तर था। प्रवेश करते ही उसे दो अलग अलग आभाओं का आभास हुआ। सर्वोच्च बुजुर्ग, ये है। ये हुआन ने अपना सिर घुमाया और पूछा। वापस आने के बाद वे एकांत में चले गए और फिर ऐसा हुआ। ये पहले से ही तीसरा दिन है और इन 3 दिनों में वे एक बार भी नहीं उठे हैं। सुप्रीम एल्डर ने असहाय होकर सिर हिलाया। मैं दशकों से जीवित हूं और यह पहली बार है जब मैंने ऐसी स्थिति देखी है। वेन्यू एक बार देखने आए थे और उन्होंने कहा कि दोनों की एक विशेष काया है जिसे यिन यांग ट्विन फिजिक कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह। सर्वोच्च बुजुर्ग, यिन और यांग ट्विन बॉडी। ये हुआन पूछने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। पवित्र शास्त्र काटना यिन है और न्याय यांग है। जब तक 2 लोग एक साथ खेती करते हैं, वे इस विशेष राज्य में प्रवेश करेंगे और उनकी खेती की गति बढ़ जाएगी। उनकी गति सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना या 100 गुना अधिक होगी। उनके पास पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है कि यह खेती की तकनीक होनी चाहिए जो मैंने उन्हें दी थी, जिसने इस रक्त रेखा को सक्रिय किया था। ग्रैंड एल्डर ने उत्तर दिया। ये हुआन ने यह सुनने के बाद अचानक उसे याद आया कि उसके अलावा आम लोगों के पास भी रक्तवंश हो सकता है। ब्लडलाइन 2 प्रकार की होती थी। स्वर्गीय जल महाद्वीप में एक किंवदंती थी। ये कहा गया था कि कुछ सर्वशक्तिमान लोग अपने जीवन भर के खोए हुए ज्ञान को दूसरों को देने से पहले एक रक्तरेखा बीज में संघनित कर देंगे। जब तक उस व्यक्ति ने रक्तवंश के बीज को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया, तब तक वे उस सर्वशक्तिमान सत्ता की दिव्य क्षमता को प्राप्त कर सकेंगे। सामान्य परिस्थितियों में यह एक मार्शल आर्ट होगा। जहां तक अन्य प्रकार की वंशावली का सवाल है, ये किसी व्यक्ति के शरीर में बेतरतीब ढंग से दिखाई देगी। कुछ लोग दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुए थे, कुछ जहर से प्रतिरक्षित थे और कुछ ठंड से डरते नहीं थे। ये सभी रक्तरेखाएं थीं और तलवार के बारे में कुछ लोगों की धारणा कहीं बेहतर थी। बिना किसी संदेह के जज सोंग और सोंग सुइजिंग दूसरे प्रकार की वंशावली से संबंधित थे। तो फिर यह वंशावली हानिकारक नहीं होगी? ये हुआन पूछे बिना नहीं रह सका। वेन्यू ने कहा कि यह यिन यांग ट्विन फिजिक बहुत दुर्लभ है। यह आमतौर पर भाई बहनों के बीच दिखाई देता है। ये बात आपके पिता द्वारा छोड़ी गई एक किताब में बताई गई थी। ग्रैंड एल्डर ने समझाया। मेरे पिता? ये हुआन चौंक गया, लेकिन वह तुरंत समझ गया कि यह चोंग ही होना चाहिए जिसने इसे लिन वेन्यू को दिया था। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर से देखें उनका वर्तमान क्षेत्र क्या है, ग्रैंड एल्डर ने अचानक कहा। ये सुनकर ये हुआन ने ध्यान से महसूस किया और ये देखकर चौंक गया कि सोंग सुइजिंग और जज सोंग पहले से ही पृथ्वी कोर क्षेत्र में थे। स्वर्ग परिष्कृत गोली की मदद से भी उन्हें इतनी जल्दी पृथ्वी कोर क्षेत्र में घुसने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ये हुआन हैरान था, वह बस यूं ही कह रहा था। उस समय सोंग सुइजिंग ने हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र से डिवाइन कोर क्षेत्र तक पहुंचने में पूरा दिन बिताया था, लेकिन वह केवल एक गहरे जानवर का आंतरिक कोर था जो अभी अभी नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंचा था। जाने से पहले उन्होंने सोंग सुइजिंग को जो आंतरिक कोर दिए, वे पृथ्वी कोर क्षेत्र में गहरे जानवरों के सभी आंतरिक कोर थे। अर्थ कोर क्षेत्र में गहरे जानवरों के आंतरिक कोर और यिन यांग ट्विन फिजिक ने उन्हें अर्थ कोर क्षेत्र में घुसने की अनुमति दी। शायद जब वे जागेंगे तो वे लेट अर्थ कोर क्षेत्र में घुस गए होंगे। ग्रैंड एल्डर ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। लेट अर्थ कोर क्षेत्र, जो उनका वर्तमान क्षेत्र था। क्या ऐसा है? ये हुआन भी चुपचाप उन्हें देख रहा था। ग्रैंड एल्डर का शरीर वास्तव में बुरा नहीं था। यदि यह जारी रहा तो सोंग सुइजिंग और जज सोंग उससे भी तेजी से अगले क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ न रहें, चलो बाहर बात करें। ग्रैंड एल्डर ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और ये हुआन के साथ चला गया। ये देखकर कि न केवल सोंग सुइजिंग ठीक था, बल्कि उसे बहुत बड़ी संपत्ति भी मिली थी, ये हुआन अच्छे मूड में था। उसके बाद ग्रैंड एल्डर ये हुआन को आंगन में ले आए और बैठ गए। बताओ, इस बार तुम्हें कितना मिला? ग्रैंड एल्डर ने कुछ अधीर तरीके से पूछा। ये हुआन एक पल के लिए झिझके, फिर उन्होंने कहा, मॉडल कोर क्षेत्र में गहरे जानवरों के आंतरिक कोर कुल 270। ये पंथ के सभी शिष्यों के लिए पर्याप्त से अधिक है। क्या 270? क्या आप निश्चित हैं? जब ग्रैंड एल्डर ने नंबर सुना तो वह तुरंत खड़ा हो गया और आश्चर्य से चिल्लाया। यदि आप स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं तो यह अर्ली मॉडल कोर क्षेत्र में 160 इनकोर, अर्ली मॉडल कोर क्षेत्र में 79 इनकोर और लेट मॉडल कोर क्षेत्र में 31 इनकोर हैं। ये हुआन जारी रहा। इस बार ग्रैंड एल्डर आश्वस्त थे। हालांकि ये हुआन की खेती का स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि इसने ग्रैंड एल्डर को चौंका दिया। इस समय सोआरिंग हेवन मैंशन में केवल लगभग 20 दिव्य कोर योद्धा हैं। रुको, ये सिर्फ नश्वर कोर योद्धा हैं। आपके पास कितने पृथ्वी कोर योद्धा हैं? सुप्रीम एल्डर को अचानक अपनी सजा के बीच में कुछ याद आया। प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र में 17 आंतरिक कोर, प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र में 10 आंतरिक कोर और स्वर्गीय नश्वर कोर क्षेत्र में 2 आंतरिक कोर। ये हुआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। मूल रूप से वह सोंग सुइजिंग के लिए कुछ छोड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। शायद जब सोंग सुइजिंग जागी तो वह पहले से ही मिड मॉडल कोर क्षेत्र में होगी। इतने सारे! ग्रैंड एल्डर एक बार फिर चौंक गया। अभी जब उन पांचों ने एक क्षेत्र की सफाई की तो उन्हें मिलने वाले इनकोर की कुल मात्रा ये हुआन को मिलने वाली मात्रा से कम थी। ग्रैंड एल्डर लियान, हम इनकोर का 3/4 हिस्सा सोआरिंग हेवन मैंशन को सौंप देंगे।
ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? येहुआन ने अचानक ग्रैंड एल्डर पर अपनी भौहें चढ़ा लीं। ग्रैंड एल्डर का चेहरा काला पड़ गया। तुम छोटे बदमाश हो, कीमत बताओ। ग्रैंड एल्डर, ये इनकोर कोई छोटी राशि नहीं है। येहुआन जारी रहा। बकवास करना बंद करो, बस एक कीमत बताओ, अभी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। ग्रैंड एल्डर ने दबंग अंदाज में कहा। ग्रैंड एल्डर ने जो कहा उससे येहुआन को झटका लगा। इतने सारे आंतरिक कोर, क्या सोआरिंग हेवन मैंशन वास्तव में उन सभी को संभाल सकता है? अध्याय बस एक महान सफलता अर्थकोर इनकोर येहुआन को 8 डेवोर क्रिस्टल प्राप्त करने की अनुमति देगा। यदि इसे क्रिस्टल स्टोन्स के बदले बदल दिया जाए तो यह 80,000 हाई ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स के बराबर होगा, जो 100 मिड ग्रेड अर्थ कलाकृतियों के बराबर था। रुको, पहला बुजुर्ग पहले न्याय का धर्मग्रंथ पढ़ने आया था, जिसका अर्थ है कि वह पहले ही बाहर निकल चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब पिता उससे मिलने आए तो उन्होंने बहुत सी अच्छी चीजें छोड़ दी? उद्धरण चिन्ह। येहुआन को अचानक ये विचार आया, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चूंकि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने ऐसा कहा था तो वह जैसा चाहे वैसा करेंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। येहुआन ने कुछ समय तक सोचा, फिर उन्होंने कहा, एक गहन पृथ्वी कोर क्षेत्र के लिए 1 लाख, उच्च रैंक पृथ्वी कोर क्षेत्र, छोटे रैंक पृथ्वी कोर क्षेत्र के लिए 30,000 और प्रारंभिक रैंक पृथ्वी कोर क्षेत्र के लिए 5,000। 2,000 गहन नश्वर कोर योद्धा, 300 प्रारंभिक नश्वर कोर योद्धा और प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र के लोग। जो लोग अभी अभी नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंचे हैं उन्हें मुफ्त में दे दिया जाएगा। सुप्रीम एल्डर का चेहरा काला पड़ गया। अपने मन में उसने सोचा कि येहुआन वास्तव में बहुत अधिक मांग रहा था। ठीक है, मैं इसे तुम्हें मुफ्त में दूंगा। येहुआन ने उदारतापूर्वक सहमति में सिर हिलाया और कहा, क्या आप अब व्यापार करना चाहते हैं? एक पल के लिए मेरा इंतजार करो, सर्वोच्च बुजुर्ग ने कहा और चले गए। जिस दिशा में वह गया था उसे देखते हुए येहुआन के अनुमान की पुष्टि हो गई। ग्रैंड एल्डर संभवतः प्रथम एल्डर लिनवेन्यू की तलाश करने जा रहा था। ऐसा लगता है कि पिता के मन में अभी भी महान बुजुर्ग के लिए कुछ भावनाएं हैं। वह अपने पीछे बहुत सारी अच्छी चीजें छोड़ गए, लेकिन वह उन्हें पहले बाहर क्यों नहीं ले गया और कुछ हथियार और मार्शल आर्ट खरीदने के लिए केंद्र राज्य में क्यों नहीं गया? येहुआन बहुत हैरान था। 8 साल पहले जब येचोंग ने गहन सूर्य साम्राज्य छोड़ा तो वह पहले से ही स्पिरिट स्टेज 4 पर था। इस प्रकार जब वह सोआरिंग हेवन मैंशन में आया तो यह स्वाभाविक रूप से वही था। एक दिव्य कोर योद्धा के लिए ये आंतरिक कोर बेहद कीमती थे, लेकिन येचोंग के लिए जिनके पास चौथा क्षेत्र दिव्य आत्मा था, ये आंतरिक कोर समुद्र में सिर्फ एक बूंद थे। महान बुजुर्ग 10 वर्षों से अधिक समय से एकांत में हैं। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह 4 क्षेत्रों के बीच संतुलन नहीं तोड़ना चाहता। रुको, एकांत? ये सोचकर येहुआन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। शायद महान संप्रदाय के बुजुर्ग पहले ही स्वर्गीय कोर क्षेत्र या आत्मा क्षेत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। येहुआन मन ही मन बड़बड़ाया, फिर उसे कुछ और याद आया। इससे पहले जब वह ग्रीन सेरेन लैंड की ओर जा रहे थे तो उन्होंने ग्रेट एल्डर को एक मध्य श्रेणी की सांसारिक कलाकृति दी थी। उस समय महान बुजुर्ग बहुत आश्वस्त थे। उसे डर नहीं था कि स्काई युआन संप्रदाय के लोग मध्य श्रेणी की सांसारिक कलाकृति प्राप्त करने के बाद उन पर हमला करेंगे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो महान बुजुर्ग गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहे होंगे। मैं देख रहा हूँ, मैं करने के लिए। निस्संदेह ये भी संभव था कि प्रथम बुजुर्ग उसके बारे में ज्यादा न सोचते हों। बहुत जल्द सर्वोच्च बुजुर्ग वापस लौट आए। येहुआन ने पहले ही गणना कर ली थी कि यह लगभग 670,000 शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल होंगे और इसमें 700 शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल शामिल नहीं थे। वाह, मैंने 100 से अधिक क्रिस्टल अवशोषित कर लिए हैं। ये बहुत अच्छा है। जिस क्षण येहुआन को क्रिस्टल मिला उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह स्वर्ग जा रहा हो। 670,000 क्रिस्टल। यदि वह उन सभी को अवशोषित कर लेता तो उसके पास 67 डेवोर क्रिस्टल होते। उनके पास पहले से मौजूद 35 डेवोर क्रिस्टल सहित अब उनके पास 102 डेवोर क्रिस्टल हैं। अभी उनके पास अपनी फिजिक ब्लड लाइन, कॉम्बैट ब्लड लाइन और सपोर्ट ब्लड लाइन को उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए पर्याप्त पैसा था, लेकिन उसका क्षेत्र अभी भी पर्याप्त से दूर था। हम उस गोली के बारे में क्या जो कोर की शोधन गति को 100 गुना बढ़ा सकती है? सर्वोच्च बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा। वह एक और है, येहुआन ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा। यह पैसे ऐंठने का बहुत अच्छा मौका था, वह इसे कैसे चूक सकता था? तुम काले दिल वाले लड़के, एक कीमत बताओ, सुप्रीम एल्डर ने गुस्से में डांटा। हम एक के लिए 500 क्रिस्टल, येहुआन ने लापरवाही से कहा। परिष्कृत गोली जो कोर की शोधन गति को 100 गुना तक बढ़ा सकती है, उसे केवल 5 बिलियन डिवोर पॉइंट की आवश्यकता होती है। हालांकि 500 क्रिस्टल 50 बिलियन डिवोर पॉइंट्स के बराबर थे। सीधे शब्दों में कहें तो कीमत 10 गुना बढ़ गई थी। तुम लड़के, सुप्रीम एल्डर ने फिर डांटा और कहा, 1000 क्रिस्टल। जब येहुआन ने यह सुना तो वह लगभग डरकर मर गया। 1000 क्रिस्टल, सौभाग्य से उसके पास पर्याप्त भक्षण बिंदु थे, वरना वो मुंह खोता। उन्होंने 1000 रिफाइनिंग पिल्स के बदले में 5 डेवोर क्रिस्टल खर्च किए। TS 5 डेवोर क्रिस्टल में 10 गुना वृद्धि हुई। अब ये 50 क्रिस्टल है। ये बहुत अच्छा है। येहुआन ने शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल स्वीकार किए। इस समय उसके खाने की जगह में पहले से ही 10 लाख से अधिक शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल थे। कुल मिलाकर उनके पास 147 डेवोर क्रिस्टल थे। ये उसके लिए पृथ्वी कोर क्षेत्र में घुसने के लिए पर्याप्त थे। इनसे सोआरिंग हेवन मैंशन की कुल ताकत 2 या 3 स्तरों तक बढ़ जाएगी। हम मध्य प्रांत के मुख्य शहर से कमजोर नहीं होंगे। सर्वोच्च बुजुर्ग बुदबुदाया। ओह ठीक है सुप्रीम एल्डर, मुझे यकीन है कि आपके पास अभी भी बहुत सारे क्रिस्टल हैं। क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? येहुआन चालाकी से मुस्कुराया। सर्वोच्च बुजुर्ग ने भौहें चढ़ा दी। आपके पास पहले से ही बहुत सारे क्रिस्टल हैं। ये 4 क्षेत्रों को खरीदने के लिए पर्याप्त है। आप उन सभी को खर्च नहीं कर पाएंगे। आपको अभी भी क्रिस्टल की आवश्यकता क्यों है? आपको कितने की आवश्यकता है? 3000। ओह 30 मिलियन। येहुआन मुस्कुराया। खो जाओ। अल्पिराम। झोउयान ने येहुआन का पीछा किया। पूर्व हैरान था, यह उसके पिता का पैसा था, उसे वापस क्यों लेना पड़ा? इसे भूल जाओ, ये क्रिस्टल मेरे लिए पृथ्वी कोर क्षेत्र में घुसने के लिए पर्याप्त हैं। पहले वापस चलते हैं। येहुआन ने अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने सोआरिंग हेवन पीक छोड़ दिया और अपने निवास पर लौट आए। फिर उसने क्रिस्टल को थोड़ा थोड़ा करके निगलना शुरू कर दिया। जब डेवोर स्पेस में क्रिस्टल की संख्या 100 के करीब थी तो अंततः उन्होंने सिस्टम अधिसूचना सुनी। डिंग, मेजबान पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। डिंग, अनलॉक हाई ग्रेड अर्थ टूल एक्सचेंज। डिंग, अनलॉक हाई ग्रेड अर्थ लेवल मार्शल आर्ट एक्सचेंज।
डिंग, अनलॉक तृतीय श्रेणी हेवन टूल फॉर जिंग। ये हुआन बहुत खुश हुआ। वह अंततः एक उच्च श्रेणी का अर्थ टूल खरीद सकता है। इसका मतलब यह था कि वह फिर से कुछ शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल अर्जित कर सकता था। उन्होंने तुरंत जांच की और पाया कि एक उच्च श्रेणी के पृथ्वी उपकरण के लिए 5 डेवोर क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। ये बेहद महंगा था। फिर उन्होंने तीसरी श्रेणी के हेवन टूल को देखा। निश्चित रूप से आवश्यक सामग्री सेलेस्टियल ब्लूस्टोन थी। इसके अलावा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह अब खरीद सके। हालांकि अगले ही पल वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उच्च श्रेणी के पृथ्वी उपकरण से बेहतर कोई स्वर्ग उपकरण नहीं था। दूसरे शब्दों में उसे इसे स्वयं बनाना पड़ा। इसके अलावा कोई हेवन लेवल मार्शल आर्ट एक्सचेंज नहीं था। ये खबर सुनने के बाद ये हुआन लगभग रो पड़ा। उन्होंने सुना कि स्वर्ग उपकरणों के लिए सामग्री अत्यंत दुर्लभ थी और उसे इकट्ठा करना कठिन था। इसका मतलब यह था कि भविष्य में उनके लिए उन्हें बैचों में बनाना मुश्किल होगा। इसके अलावा कोई हेवन लेवल मार्शल आर्ट एक्सचेंज नहीं था। इसका मतलब यह था कि उसे इसे स्वयं प्राप्त करना था और इसे सीखने के लिए अपने डिवोर पॉइंट्स का उपयोग करना था। इसे भूल जाओ। मैं कल सुप्रीम एल्डर से पूछूंगा कि क्या वह एक उच्च श्रेणी का पृथ्वी उपकरण चाहता है। जैसे ही ये हुआन ने इसके बारे में सोचा, वह सिर के बल बिस्तर पर गिर गया। उसने पिछले कुछ दिनों से अपनी आंखें बंद नहीं की थीं और थक गया था। अध्याय का अंत। अगले दिन ये हुआन सुबह जल्दी उठा और एक बार फिर सोरेंग फर्मामेंट पीक पर गया। निश्चित रूप से सोंग सुइजिंग और जज सोंग अभी भी अपनी एकांत खेती में थे और वे अभी भी उस अजीब स्थिति में थे। लेकिन उनकी मूल ऊर्जा पहले की तुलना में बहुत सघन थी और उनकी खेती में तेजी से सुधार हुआ था। असहाय महसूस करते हुए ये हुआन के पास ग्रैंड सुप्रीम एल्डर की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक हवेली के भीतर। तुम फिर यहाँ क्यों हो? जब ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने ये हुआन को देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा। निश्चित रूप से आपके लिए कुछ अच्छा है। ये हुआन हंसे और कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को उच्च रैंक वाली पृथ्वी वस्तु में रुचि है। क्या एक उच्च रैंक वाली पृथ्वी वस्तु? ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को लगा जैसे वह पिन और सुइयों पर बैठा है। वह तुरंत खड़ा हुआ और आश्चर्य से चिल्लाया, ये सही है, एक उच्च रैंक वाली पृथ्वी वस्तु। मैं जानता हूं कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर के पास इसे तैयार करने के लिए सामग्री नहीं है, लेकिन जब मैं हुयान की गुफा में था तो मुझे कुछ सामग्री मिली और चूंकि मुझे अपनी फोजिंग तकनीक में सफलता मिली, इसलिए मैं कुछ उच्च रैंक वाली पृथ्वी वस्तुओं को तैयार करने में सक्षम था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ग्रैंड सुप्रीम एल्डर उन्हें चाहते हैं। ये हुआन ने अपना सिर हिलाया। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर हैरान था। हाँ, निश्चित रूप से मैं उन्हें चाहता हूँ। यद्यपि सोअरिंग फर्मामेंट हवेली निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, फिर भी हमारी समग्र ताकत मध्य प्रांत के उन मुख्य शहरों जितनी मजबूत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं इस उच्च रैंक वाली पृथ्वी वस्तु को ग्रैंड सुप्रीम एल्डर को 100,000 उच्च रैंक वाले क्रिस्टल पत्थरों के लिए दूंगा। ये हुआन ने 5 डिवोर क्रिस्टल खर्च किए और उन्हें एक उच्च रैंक वाली पृथ्वी वस्तु से बदल दिया। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने आइटम प्राप्त किया और उसे देखा। निश्चित रूप से उसकी कोर ऊर्जा को बढ़ावा मध्य रैंक वाली पृथ्वी वस्तु की तुलना में बहुत अधिक था। इस उच्च रैंक वाली पृथ्वी वस्तु के साथ उसे विश्वास था कि वह एक स्वर्गीय कोर योद्धा से लड़ सकता है। आप वास्तव में अपने पिता की तरह राक्षसी हैं। आप वास्तव में एक उच्च रैंक वाली पृथ्वी वस्तु तैयार कर सकते हैं। आप जानते हैं, पूरे मध्य प्रांत में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इसे तैयार कर सकें। बिना कुछ कहे ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने 100,000 उच्च रैंक वाले क्रिस्टल पत्थर निकाले। क्या आप और अधिक चाहते हैं? ये हुआन ने पूछना जारी रखा। स्वर्गीय युआन संप्रदाय के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, लेकिन यदि आप उन्हें अपने कोर के साथ विनिमय करना चाहते हैं तो आपको इसे वहन करने में सक्षम होना चाहिए। क्या आप मुझे 2 और दे सकते हैं? ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं। ये हुआन ने 2 और के लिए आदान प्रदान किया और 2 लाख शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल अर्जित किए। 3 लाख शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल के लिए 15 डेवोर क्रिस्टल का आदान प्रदान किया गया। उन्हें निगलने के बाद न केवल उनकी खेती का आधार काफी बढ़ गया, बल्कि उन्हें अतिरिक्त 15 डेवोर क्रिस्टल भी प्राप्त हुए। पैसा कमाने के इस तरीके ने ये हुआन को बेहद संतुष्ट कर दिया। वैसे इस तथ्य को न फैलाएं कि आप हाई ग्रेड अर्थ ग्रेड कलाकृतियां बना सकते हैं, खासकर केंद्रीय मैदानों में। वहाँ हाई ग्रेड अर्थली टूल ब्लैकस्मिथ का निर्णय पहले ही किया जा चुका है। यदि आप कहीं से भी प्रकट होते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत परेशानी पैदा करेंगे। उद्धरण चिन्ह। लेन देन पूरा होने के बाद सुप्रीम एल्डर ने भी उन्हें याद दिलाया। ये हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित था। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, क्या आप जानते थे कि मैं सेंट्रल स्टेट जा रहा हूँ? इससे पहले उन्होंने पहले ही केंद्रीय महाद्वीप में जाने का मन बना लिया था। आखिरकार अगर वह पूर्वी क्षेत्र में रहे तो उनके लिए बहुत सुधार करना मुश्किल होगा। जब तक वह सेलेस्टियल ब्लू रॉक पर अपना हाथ नहीं जमा सका, लेकिन उस सेलेस्टियल ब्लू रॉक को ग्रीन सोर्स जॉइंट ने निगल लिया था और उसके पास अभी भी दर्जनों हेवनली कोर छोटे दिग्गज थे। फिलहाल उसके लिए इस पर हाथ डालना असंभव था। इसलिए उनके पास केंद्र राज्य जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सर्वोच्च बुजुर्ग एक पल के लिए चौंक गए, फिर उन्होंने कहा, चूंकि आप जाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है। मेरे पास केंद्र राज्य में आपके लिए एक मिशन है। ये हुआन का चेहरा काला पड़ गया। उसे अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। स्वर्गीय युआन संप्रदाय नष्ट हो गया है और संप्रदाय प्रमुख मो ने कल रात मेरे साथ चर्चा की थी। यदि हम स्वर्गीय युआन संप्रदाय को वापस लेना चाहते हैं तो हम दोनों संप्रदायों के लिए इसे अकेले करना असंभव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप केंद्र राज्य जाएं और मदद मांगें। सर्वोच्च बुजुर्ग ने धीरे से कहा। मदद मांगें? कौन? उद्धरण चिन्ह। डिवाइन लैंड्स एलायंस के संस्थापक जेंग मियाओ अभी केंद्रीय राज्य में हैं। वह कई लोगों को जानता है। मुझे आशा है कि आप ग्रीन सोर्स जॉइंट और सेलेस्टियल ब्लू रॉक की खबर उसके पास ला सकते हैं। केंद्र राज्य के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को यहां आने और ग्रीन सोर्स जॉइंट को खत्म करने के लिए कहें। हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं और सेलेस्टियल ब्लू रॉक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खा सकें। इसलिए हमारा लक्ष्य वे स्वर्गीय कोर हुआन जानवर हैं। सर्वोच्च बुजुर्ग ने योजना की व्याख्या की। योजना सुनने के बाद ये हुआन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। सोअरिंग हेवन मेंशन और हेवनली युआन संप्रदाय केंद्रीय राज्य में उन शक्तियों से नेतृत्व करने और ग्रीन सोर्स जॉइंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहने जा रहे थे। उसके बाद वे एक साथ काम करेंगे और हेवनली कोर जॉइंट को मार डालेंगे। ठीक है, मैं उनके लिए खबर लाऊंगा। ये हुआन ने अपना सिर हिलाया। ये सिर्फ खबर ला रहा था। ये सरल और आसान था। शायद जब वह वापस लौटे तो वह उन स्वर्गीय कोर हुआन जानवरों को मारने में सक्षम होंगे। और ठीक है, एक और बात, संप्रदाय प्रमुख मो का सबसे बड़ा शिष्य केंद्र राज्य में भी है। इसलिए इस बार लिंजू एर आपके साथ यात्रा करेंगे। यदि आप एक साथ यात्रा करते हैं तो आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। सुप्रीम एल्डर ने जोड़ा।
ये हुआन एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने इनकार कर दिया, ये बहुत परेशानी भरा है, मैं अकेले ही तेजी से यात्रा कर सकता हूँ। लिंजू, एयर अपनी सफलता के महत्वपूर्ण क्षण में है, उसके टूटने के बाद आप जा सकते हैं, इसमें अधिकतम 10 दिन लगेंगे। सुप्रीम एल्डर ने ये हुआन को मना करने का कोई मौका नहीं दिया, वह खड़ा हो गया और चला गया। ये हुआन को थोड़ा असहाय महसूस हुआ, लेकिन जब उसने उस दिशा को देखा जहां सर्वोच्च बुजुर्ग ने छोड़ा था, तो उसने मन में सोचा वह फिर से महान बुजुर्ग की तलाश करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि महान बुजुर्ग मुझे उन हुआन जानवरों के आंतरिक कोर को अवशोषित करने में मदद कर रहे हों? ऐसा लग रहा था कि सोअरिंग हेवन मैंशन में 2 और हेवनली कोर योद्धा शामिल होने जा रहे हैं। 10 दिन ये हुआन इंतजार कर सकता था और वह सोंग सुएजिंग का भी इंतजार कर सकता था। शायद वह कुछ दिनों में बाहर आ जाएगी और उस समय वे एक साथ केंद्र राज्य में जा सकते थे। इन 10 दिनों के दौरान सोअरिंग हेवन मैंशन सामान्य हो गया था। छठे दिन ये हुआन को पता चला कि लिंजू प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र में घुस गया है। 8वें दिन सोअरिंग हेवन मैंशन के संप्रदाय प्रमुख लिंची स्वर्गीय कोर क्षेत्र में घुस गए थे। लेकिन 10वें दिन सोंग सुएजिंग अभी भी अपने बंद दरवाजे की खेती से बाहर नहीं आई थी। किसी अन्य विकल्प के बिना ये हुआन के पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक इसी समय हेवनली युआन संप्रदाय का हेवनली थंडरहॉक हेवनली एबोर्ड के प्रवेश द्वार के सामने पार्क किया गया था। इस हेवनली थंडरहॉक के शीर्ष पर एक सफेद आकृति खड़ी थी, ये लिंजू एयर थी। जब ये हुआन ने संपर्क किया तो लिंजू एयर मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, आप पहले जा सकते थे, आपने मेरा इंतजार क्यों किया? ये हुआन वहां से गुजरा और बेरुखी से कहा, अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके मालिक ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा होता तो मैं बहुत पहले ही चला गया होता। मेरे लिए एक राउंड ट्रिप करने के लिए 10 दिन पर्याप्त से अधिक हैं। लिंजू ने सहज रूप से ये हुआन के खेती के आधार को महसूस किया और उसकी अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसे पता चला कि वह केवल प्रारंभिक मॉडल कोर क्षेत्र में था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, वह जानती थी कि ये हुआन ने बड़ी मात्रा में हुआन बीस्ट्स के इनकोर प्राप्त कर लिए हैं और वह परिष्कृत गोलियां बनाना जानता था। पिछली लड़ाई के दौरान ये हुआन पहले से ही लेट मॉडल कोर क्षेत्र में था, तो वह अभी भी प्रारंभिक मॉडल कोर क्षेत्र में क्यों था? आपका वर्तमान खेती का आधार क्या है? लिंजू एयर पूछे बिना नहीं रह सका। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, चलो चलें। ये हुआन हेवनली थंडरहॉक पर कूद गया। लिंजू का दिल कांप उठा, उसने पूछा, आप पृथ्वी कोर क्षेत्र में घुस गए हैं? मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूँ, बस इतना ही। ये हुआन सीधे बैठ गया। इस उत्तर ने लिंजू को और भी अधिक आश्वस्त कर दिया कि ये हुआन पृथ्वी कोर क्षेत्र में घुस गया है। इससे पहले ये हुआन पहले से ही उससे अधिक मजबूत था जब वे 2 क्षेत्रों में अलग थे। अब उनके बीच केवल एक क्षेत्र अंतर के साथ उसके और ये हुआन के बीच की खाई एक बार फिर चौड़ी हो गई थी। इसने उसे स्वर्गीय युआन संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा भारी मात्रा में दबाव महसूस कराया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वह बस हेवनली थंडरहॉक पर सवार हुई और मध्य प्रांत की ओर उड़ गई। यदि आपके पास अतिरिक्त फोन है तो कृपया पूरा अध्याय डाउनलोड करने में मेरी सहायता करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये युलुओं के भाग्य से संबंधित है, ये लेखन प्रक्रिया से संबंधित है। धन्यवाद। तियानशुई महाद्वीप को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य क्षेत्र। हालांकि मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 4 क्षेत्रों के योग के बराबर था। इन कुछ दिनों के दौरान ये हुआन अध्ययन करने के लिए मध्य क्षेत्र गए। मध्य क्षेत्र को 7 क्षेत्रों में भी विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक पर 7 मुख्य शहरों का नियंत्रण होगा। इस बार वह डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के अलायंस लीडर जेंग मियाओ को डिवाइन प्रीफेक्चर सिटी नामक एक मुख्य शहर में ढूंढने जा रहे थे। ऐसा कहा गया था कि जेंग मियाओ मूल रूप से डिवाइन प्रीफेक्चर सिटी के रहने वाले थे। हालांकि डिवाइन प्रीफेक्चर सिटी सोअरिंग हेवन मैंशन से थोड़ी दूर थी। हेवनली थंडर ईगल के साथ भी इसमें अभी भी आधा महीना लगेगा। इसलिए ये हुआन को पहले दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, जो स्काई युआन संप्रदाय गुआंग जिन सिटी का ग्रैंड सीनियर ब्रदर था। ये गुआंग जिन शहर भी एक मुख्य शहर था। इस समय ये हुआन और लिंजू जिस हेवनली थंडर ईगल पर सवार थे वह पहले ही मध्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। गुआंग जिन शहर तक पहुंचने के लिए उन्हें केवल 2 दिन और चाहिए थे। स्वर्गीय थंडर ईगल की पीठ पर ये हुआन और लिंजू प्रत्येक अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। इन कुछ दिनों में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और माहौल बहुत अजीब था। जब ये हुआन अभी भी किसी काम का नहीं था, लिंजू ने सगाई तोड़ने का फैसला किया, जिससे ये हुआन को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये हुआन को इस मामले की परवाह नहीं थी, लेकिन लिंजू को उसके लिए थोड़ा खेद महसूस हुआ। उसने सोचा, अगर उस दिन उसने सगाई नहीं तोड़ी तो आज कैसा सीन होगा। इस सवाल ने उन्हें पिछले कुछ दिनों से शांत होने और खेती करने में असमर्थ बना दिया। इस समय ये हुआन लिंजू अंततः बोलने से खुद को नहीं रोक सके। ये हुआन, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ने भी ये सुनकर अपनी आंखें खोलीं। वह थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या आप पहले लियान्युन शहर वापस गए थे, है ना? लिंजू ने पूछा। हाँ, क्यों? ये हुआन ने सिर हिलाया। लिंजू ने पूछना जारी रखा, मेरे पिता और अन्य लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा, जिसके बारे में बोलते हुए आप इन 2 वर्षों में एक बार भी वापस नहीं गए। क्या ये कुछ ज्यादा ही हृदयहीन नहीं है? ये हुआन ने कहा। मैं चाहता था, लेकिन मास्टर ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। मैं थोड़ी देर बाद वापस जाना चाहता हूँ। आपके बारे में क्या? लिंजू ने पूछा। समय आने पर हम देखेंगे, ये हुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। अपने वर्तमान क्षेत्र के साथ उसे गहन सूर्य साम्राज्य में लौटने में केवल 3 दिन लगेंगे। लिंजू ने कोई और प्रश्न नहीं पूछा और चुपचाप इंतजार किया। माहौल फिर बड़ा अजीब हो गया। हालांकि इस समय काली आकृतियों का एक समूह अचानक दूर के आकाश में दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि ये हुआन को कुछ महसूस हुआ और उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आत्मा जानवरों का एक समूह। ये हुआन बुदबुदाया। अब उसे स्पिरिट बीस्ट्स पर हमला करने की जहमत भी नहीं उठाई जा सकती थी। लिंजू ने भी देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसने कहा, ब्लैक विंड बर्ड। इस अजीब स्वर को सुनकर ये हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, क्या गलत है? ये काली हवा वाले पक्षी हुआन जानवर हैं। वे अन्य पक्षियों से नफरत करते हैं और देखते ही उन पर हमला कर देंगे। लिंजू ने जल्दी से समझाया। क्या? ये हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने घूमकर महसूस किया कि कम से कम कुछ 100 काली परछाइयां हैं। जुबान जानवर, फिर हम अभी भी क्यों भाग रहे हैं? उन सभी को मार डालो। ये हुआन की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। नहीं, स्वर्गीय थंडर ईगल उनके द्वारा मारा जाएगा, लिंजू ने पलटकर कहा। लेकिन क्या आप बच सकते हैं? ये हुआन ने वापस पूछा।
उनके पीछे ब्लैक विंड बर्ड्स के समूह में लेट मॉर्टल कोर योद्धा थे और उनके नीचे हेवनली थंडर ईगल केवल प्रारंभिक मॉर्टल कोर क्षेत्र में था। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लिंजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने हेवनली थंडर ईगल को उतरने का आदेश दिया। उसी समय येहुआन ने मध्य रैंक वाला अर्थीय धनुष निकाला। मिड रैंक अर्थीय मार्शल कौशल फायर ड्रैगन एरो। उसने 1000 मीटर से अधिक दूर से एक शक्तिशाली फायर ड्रैगन तीर चलाया, लेकिन केवल कुछ ब्लैक विंड बर्ड्स ही मारे गए। इसके अलावा ब्लैक विंड बर्ड्स का समूह बहुत बिखरा हुआ था और वे बहुत दूर थे। कुछ तीर चलाने के बाद येहुआन उनमें से केवल 30 को मारने में कामयाब रहा। संयोग से जब ब्लैक विंड बर्ड्स का समूह पास आया तो हेवनली थंडर ईगल भी जमीन पर उतर गया, लेकिन ये ब्लैक विंड बर्ड से डर गया था। येहुआन और लिंजू को नीचे भेजने के बाद वह भागने लगा। अच्छा नहीं, लिंजू एयर की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हेवनली थंडर ईगल भाग जाएगा। ये बस मौत को दावत दे रहा था। निश्चित रूप से ब्लैक विंड बर्ड्स का समूह तुरंत अलग हो गया और हेवनली थंडर ईगल का पीछा किया। जहां तक बाकियों की बात है, उन्होंने येहुआन और लिंजू को घेर लिया था। हाँ, 100 से अधिक हुआन बीस्ट कोर, हमारी किस्मत वास्तव में अच्छी है। जमीन पर उतरने के बाद येहुआन जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। लिंजू ने अपनी आंखें घुमाई। ये कैसी स्थिति थी, अब भी कैसे जोर से हंसता। इस समय येहुआन ने अचानक वीरानी की एक महान तलवार बनाई। जब उसने वीरानी की महान तलवार देखी तो लिंजू ने अवचेतन रूप से अपने कानों की रक्षा के लिए अपनी डैन ऊर्जा का उपयोग किया। जैसा कि उसे उम्मीद थी, उजाड़ की महान तलवार उसके कानों में थी। अगले ही पल येहुआन हवा में ऊंची छलांग लगा दी और वीरानी की महान तलवार से बाहर निकल गया। गड़गड़ाहट, धरती को चकनाचूर करने वाला विस्फोट हुआ। एक पल में ब्लैक विंड बर्ड्स का आधा हिस्सा उड़ गया और जमीन पर गिर गया। शिकार का समय, वीरानी की महान हवा का निर्माण सक्रिय करें। येहुआन की आंखें टिमटिमा गईं। उसके शरीर में डैन ऊर्जा तुरंत बड़ी मात्रा में कम हो गई। इस समय वह पहले ही पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। वीरानी की महान पवन संरचना की सीमा भी बढ़ गई थी, जो 50 मीटर तक पहुंच गई थी। इसके अलावा इसकी त्रिज्या 50 मीटर थी। ब्लैक विंड बर्ड्स को एक एक करके टुकड़ों में काटे जाने को देखते हुए लिंजू पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। 2 सेकंड से भी कम समय में येहुआन ने 10 से अधिक ब्लैक विंड बर्ड्स को मार डाला था। 5 सेकंड बाद सभी ब्लैक विंड बर्ड्स को लाशों में बदल दिया गया। पूरे इलाके को खून से काला रंग दिया गया था। सैकड़ों ब्लैक विंड बर्ड्स में से लिंजू केवल 10 से भी कम को मारने में कामयाब रहा। बाकी सभी को येहुआन ने मार डाला। क्या यही उसकी असली ताकत है? लिंजू ने मन ही मन सोचा। वह सोच रही थी, अगर वह येहुआन की 50 मीटर की आक्रमण सीमा में प्रवेश करती तो क्या वह भी इन ब्लैक विंड बर्ड्स की तरह टुकड़ों में कट जाती। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाओ और स्वर्गीय थंडर ईगल्स की मदद करो, येहुआन अचानक चिल्लाया। लिंजू ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसका पीछा किया। जहां तक येहुआन का सवाल है, वह पीछे रह गया और अकेले ही युद्ध के मैदान को साफ कर दिया। ब्लैक विंड बर्ड्स के इस झुंड का नेता एक स्वर्गीय नश्वर कोर योद्धा था, लेकिन येहुआन ने इसे पहले ही टुकड़ों में काट दिया था। इसलिए येहुआन लिंजू के बारे में चिंतित नहीं थे। उन्होंने ब्लैक विंड बर्ड्स की सभी लाशों को निगलने में कुछ समय बिताया। जहां तक जानवर कोर की बात है, उसने उन्हें अपने भक्षण स्थान में डाल दिया। बुरा नहीं, अकेले लाशों से एक क्रिस्टल खा रहा है। यदि यह 20 कोर है तो कम से कम 5 होंगे। येहुआन ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने अपनी सारी डैन ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, लेकिन 20 कोर जो उसकी डैन ऊर्जा को बहाल कर सकते थे, महंगे नहीं थे। उनकी मूल लागत का 10% भी खर्च नहीं हुआ, इसलिए यह एक मुफ्त भोजन था। ठीक इसी समय उसने अचानक दूर की ओर देखा। वह आश्चर्य से बड़बड़ाया, वह लड़की इतने समय से चली गई है, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आई? उनके अनुमान के अनुसार लिंजू 1 मिनट से भी कम समय में इन सभी ब्लैक विंड बर्ड्स को मारने में सक्षम होगा। लेकिन अब कुछ मिनट बीत चुके थे और लिंजू अभी भी वापस नहीं लौटा था। बस सुरक्षित रहने के लिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। उसके सामने एक पहाड़ी जंगल था। येहुआन के जंगल में कदम रखने के ठीक बाद उसे तुरंत लिंजू का स्थान मिल गया। लेकिन जिस बात ने उन्हें अजीब महसूस कराया वह ये थी कि लिंजू के अलावा कुछ अन्य आकृतियां भी थीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत दौड़ पड़ा। चल रहा है? येहुआन लिंजू के पास गया और उत्सुकता से पूछा। उसी समय उसने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। अगले ही पल उनकी अभिव्यक्ति भी बदल गई। प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र। उनके आसपास के 5 लोगों में से एक प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र योद्धा था। अन्य 4 ने अभी अभी प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र में प्रवेश किया था। ओह, तो आपके पास साथी हैं, मनहूस मुस्कान लिए एक युवक ने कहा। साथी? वह 5 में से अर्ली अर्थ कोर रियलम योद्धा भी थे। हालांकि वह ऐसा लग रहा था जैसे वह 35 वर्ष का हो। लिंजू ए से दोगुना। लिंजू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और गंभीर भाव से येहुआन से कहा, मैं ब्लैक विंड बर्ड का पीछा कर रहा था जब उन्होंने अचानक मुझे रोक लिया। छोटी लड़की, तुम गलत हो। हम यहाँ आराम कर रहे थे, आप ही थे जो अंदर आए। ठीक है, मनहूस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आप एक तरफ क्यों नहीं हट गए? लिंजू ने वापस पूछा। हमें क्यों करना चाहिए? मनहूस युवक ने उगल दिया। इसी समय येहुआन अचानक आगे बढ़ा और बोला, सब लोग बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। भाई, तुम सचमुच सीधे हो। पहली नज़र में लगता है पुराने दोस्त तुमसे। हम बैठकर जीवन की बात क्यों नहीं करते? मनहूस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनने के बाद येहुआन तुरंत समझ गया। पहली नज़र में पुराने दोस्तों की तरह महसूस करने से आपका क्या मतलब है? उसे लिंजू बहुत पसंद आया होगा, है ना? लिंजू मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से समझा जाता था। उसने तुरंत गुस्से में कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो एक तरफ हट जाओ। ओह, क्या गुस्सा है? मनहूस युवक ने ठंडे स्वर में कहा, मैं एक तरफ नहीं हटूंगा। छोटी लड़की, तुम कोशिश क्यों नहीं करती? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उन 5 ने एक ही समय में अपने हथियार निकाल लिए। उनमें से कुछ एक निश्चित दृश्य की कल्पना भी कर रहे थे। 5 में से अधेड़ आदमी ने अचानक कहा, बड़े भाई, क्या तुम मुझे ये बवा दे सकते हो? हाँ, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें मुलायम त्वचा वाले सुंदर लड़के पसंद हैं। मैं ये बवा तुम्हें दे दूंगा। मनहूस युवक जोर से हंसा। ये सुनकर येहुआन और लिंजू एक ही समय में कांप उठे। पूर्व ने अवचेतन रूप से भी एक कदम पीछे ले लिया। उन्हें यहाँ किसी कुंवारी लड़की और उस समय एक बूढ़े आदमी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह असहनीय था। तो आप कह रहे हैं कि आप एक तरफ नहीं हटेंगे? लिंजू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आखिरी बार पूछा। छोटी लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि अब हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इतना कुछ कहा है?
यदि आप आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करते हैं तो हम आपको केवल एक महिला बनना सिखाएंगे। यदि आप विरोध करते हैं। इससे पहले कि वह मनहूस युवक अपनी बात खत्म कर पाता, जू एर एक कदम उठाए बिना नहीं रह सका। तुरंत एक महान युद्ध छिड़ गया। जहां तक येहुआन की बात है, वह चुपचाप बगल में खड़ा था। इस बार उन्होंने लिन जू को स्थान लेने देने का निर्णय लिया। टीएस टीएस टीएस, बच्चे तुम काफी समझदार हो। अधेड़ उम्र का व्यक्ति भयावह मुस्कान के साथ बाहर चला गया। येहुआन फिर कांप उठा। इस अधेड़ ने उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े कर दिए। यदि आप महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं तो जाएं और पुरुषों को पसंद करें। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो तुम एक भयानक मौत मर जाओगे, येहुआन ने उसे याद दिलाया। अप्रत्याशित रूप से न केवल मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, काफी उग्र, मुझे ये पसंद है। ऐसा लगता है कि आपने अपने शरीर को भी परिष्कृत कर लिया है। संयोग से मैं भी ऐसा करता हूँ, हम कर सकते हैं। स्विश, पूफ, एक ठंडी रोशनी चमकी और अधेड़ के माथे में घुस गई। फिर वह पीछे की ओर फर्श पर गिर गया। उसकी भौहों के बीच के छेद से खून बह निकला और एक पल में उसकी मौत हो गई। क्षमा करें, मुझे केवल महिलाएं पसंद हैं। येहुआन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर जू एर पहले ही 4 लोगों के साथ कुछ राउंड लड़ चुका था। पूर्व वास्तव में स्काई युआन संप्रदाय की नंबर 1 प्रतिभा थी, वह काफी मजबूत थी। लेकिन येहुआन को आश्चर्य हुआ कि ये सभी लोग अर्थ कोर वॉरियर्स थे और उन सभी के पास मिड रैंक अर्थ टूल्स थे। ऐसा लग रहा था कि वे केंद्र राज्य के किसी बड़े परिवार से हैं। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि जू एर केवल प्रारंभिक पृथ्वी कोर क्षेत्र में थी, उसकी ताकत अभी भी मनहूस युवक से ऊपर थी। अगर उस पर 4 लोगों ने हमला किया था तब भी वह इसे संभाल सकती थी। स्विश, अचानक एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी। एक हाथ हवा में फेंक दिया गया। ये 4 व्यक्तियों में से एक की भुजा थी। चारों आदमी दंग रह गए। उनमें से एक ने नीचे देखा और पाया कि उसका हाथ काट दिया गया था। इतना मजबूत, उस बच्चे की ताकत अथाह है। पीछे हटना। मनहूस युवक जानता था कि उसने लोहे की प्लेट पर लात मारी है। वह तुरंत चिल्लाया, चलो चलें। ये सुनकर बाकी 3 आदमी भी तेजी से पीछे हट गए। आप छोड़ना चाहते हैं? जू ने तुरंत उनका पीछा किया। जहां तक येहुआन की बात है, उसने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से अंगूठी भी ले ली और उनका पीछा किया। जू ने अपनी पूरी ताकत से पीछा किया। आधे मिनट से भी कम समय में उसने 3 अर्थकोर योद्धाओं को मार डाला था। इसके अलावा वह अंगूठी भी नहीं लेती थी। उसने सीधे मनहूस युवक का पीछा किया। यह अध्याय समाप्त नहीं होता, कृपया पृष्ठ पलट दें। परिणामस्वरूप वे 3 यूनिवर्स रिंग्स येहुआन के लिए सस्ती थीं। हालांकि मनहूस युवक बहुत तेज था, वह जू एर से भी तेज था। पलक झपकते ही उनके बीच दूरियां बढ़ गई थीं। येहुआन ने देखा कि उनके बीच की दूरी बढ़ गई है, इसलिए उसने पीछा किया और पूछा, क्या आपको मदद की जरूरत है? नहीं, जू ने दृढ़ता से उत्तर दिया। इस समय दोनों समूहों के बीच की दूरी 200 मीटर बढ़ गई थी और यह अभी भी बढ़ रही थी। भले ही जू को 1 दिन का समय दिया जाए, फिर भी वह पकड़ नहीं पाएगी। क्या आप वाकई मदद नहीं करना चाहते? हमारे सामने एक बड़ा शहर लगता है, अगर वह वहां से भाग गया तो परेशानी होगी, येहुआन ने फिर पूछा। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, जू ने फिर भी दृढ़ता से कहा। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं। मार न सको उसे तो मुझे करने दो। एक प्रारंभिक पृथ्वी कोर योद्धा अभी भी बहुत अमीर है। येहुआन ने ऐसे कहा मानो वह उसे व्याख्यान दे रहा हो। नहीं, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, ऐसा मत करो। जू एर को कोई परवाह नहीं थी। सतह पर वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ येहुआन के सामने अपनी ताकत साबित करना चाहती थी। हालांकि येहुआन को नहीं पता था। उसने असहाय होकर कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे भी उसे 4 अंगूठियां मिल चुकी थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। जल्द ही मनहूस युवक 1000 मीटर दूर भाग गया और उनकी नजरों से ओझल हो गया। तुम्हारे पास अभी भी एक और मौका है, मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। अंत में येहुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सका। नहीं, जू एर ने अभी भी वही उत्तर दिया। येहुआन ने भी हार मान ली। जू एर का स्वभाव गुस्सैल था और वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला था। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। ठीक है, 4 अंगूठियां, ये तीनों आपके हैं। येहुआन ने सीधे युद्ध की लूट उसे फेंक दी। इस बार जू ने मना नहीं किया और उन्हें अपने पास रख लिया। येहुआन ने अपनी अंगूठी की जांच की। अंदर की चीजों को देखने के बाद वह सहने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। आखिर अंदर क्या था? चाबुक, मोमबत्तियां, बेड़ियां और यहाँ तक कि किसी अंक का सांचा भी। वह अधेड़ उम्र का आदमी सचमुच हर चीज में अच्छा था। वह अपराध और बचाव दोनों में अच्छा था। वह सचमुच देवता थे। येहुआन ने जल्दी से उपयोगी चीजों को भक्षण स्थान में डाला, फिर पूरे ब्रह्मांड की अंगूठी को निगल लिया।